हेलो गाइस, स्वागत है न्यू वीडियो पर। तो हमने लास्ट एपिसोड में देखा था शेन युआन ने पीछे मुड़कर लड़कियों की तरफ देखा, फिर चेन को जवाब दिया। सड़क पर बस यूं ही मुलाकात हो गई। कॉफी पीने का मन था इनका। लू मिंगलू ने ये देखा तो जोश में बोला, ओहो ऐसा है क्या, नमस्ते सबको। शेन युआन अंदर जाते हुए वेटर से बोला, शू इन तीनों को पूछो क्या ऑर्डर करना है, खर्च मेरी तरफ से है। वेटर फौरन बोला, जी बॉस। शू मुस्कुराते हुए जेन शियाई के ग्रुप के पास गया और आदर से कहा, हसीनाओं कृपया इस टेबल पर बैठिए। टेबल पर एक क्यूआर कोड है, जो लेना हो चुनकर बता दीजिए। पीछे खड़ी शॉर्ट हेयर वाली लड़की ये सब देखकर चौंक गई। ये क्या चल रहा है, उसने मन ही मन सोचा। उसने शेन युआन को बॉस कहा। लंबे बालों वाली लड़की भी हैरान रह गई। मतलब शेन युआन इस कैफे में काम नहीं करता, बल्कि इसका मालिक है। पीछे खड़ी जेन शियाई ने शर्माते हुए कहा, चलो ना, वरना हम कॉफी नहीं पियेंगे। बाकी दो लड़कियां भी जबरदस्ती मुस्कुराकर बोली, हाँ शिया सही कह रही है, अब प्यास नहीं लग रही। लंबे बालों वाली लड़की और जेन शियाई दोनों मुंह लाल करते हुए वहां से निकल गईं। मन ही मन सोचती हुई, शेन युआन भी ना इतना पैसा है, इतनी खूबसूरत लड़कियों के साथ कैफे चला रहा है और कहता है पार्ट टाइम काम कर रहा हूँ। बहुत शर्मिंदगी हो रही है। जेन शियाई की आवाज अब भी उनके पीछे गूंज रही थी। इधर लू मिंगलू थोड़ी कंफ्यूज होकर शेन युआन के पास आई और पूछा, तुम्हारी क्लासमेट्स अचानक क्यों चली गईं? शेन युआन ने हल्का सिर झुकाया और मुस्कुराकर बोला, शायद उन्हें लगा कि तुम दोनों बहुत ही ज्यादा खूबसूरत हो, डर के मारे भाग गई होंगी। लू मिंगलू ने ये सुना तो एक दो इतराते हुए पोज मारे और बोली, खूबसूरती तो नेचुरल है, अब झेलना तो पड़ेगा ना, ज्यादा सोचो मत, रिलैक्स करो। शेन युआन ने कुछ नहीं कहा, बस उसे बड़े ही जजमेंटल नजरों से घूरता रहा। तभी चेनर एक कप कॉफी लेकर बाहर आई और बोली, कॉफी बन गई है। मुझे नहीं पता तुम्हें कितनी मीठी पसंद है, तो मैंने बीच का रख दिया, ठीक रहेगा। शेन युआन हल्के से मुस्कुराया और जवाब दिया, तुमने बनाई है, बस वही काफी है। वैसे भी अब मीठी तो अपने आप ही लग रही है। लू मिंगलू ने हाथ से मुंह ढककर चुपचाप हंसी दबा ली। ये कौन सा जमाना है, वो मन ही मन सोचने लगी। अब भी इतने फिल्मी डायलॉग्स बोल रहा है। वो ठुड्डी पर हाथ रखकर शेन युआन को एक तक देखने लगी और फिर सोचा, लेकिन जब ऐसे डायलॉग किसी हैंडसम और अमीर लड़के के मुंह से निकलते हैं तो सच में बहुत प्यारे लगते हैं। वैसे लू मिंगलू यहाँ मस्ती के लिए नहीं आई थी। वो थोड़ा और पास आई और हंसते हुए पूछा, वैसे शेन युआन तुम्हारी हाइट और वजन कितनी है? मैं तुम्हारा बीएमआई निकाल देती हूँ। शेन युआन ने बड़े आराम से कहा, हाइट 180 सेंटीमीटर, वजन 70 किलो। हालांकि लगता है हाल ही में थोड़ा कम हो गया है। लू मिंगलू ने मासूम बनते हुए हैरानी से पूछा, हम्मा वजन क्यों कम हो गया? शेन युआन ने चेनर की तरफ देखा, फिर थोड़े मायने भरे अंदाज में कहा, ज्यादा कंजम्पशन हो गया है। चेनर का चेहरा एकदम लाल पड़ गया। वो मन ही मन शर्माकर सोचने लगी, हे भगवान, शेन युआन ये क्या कर रहे हो? मेरी बेस्ट फ्रेंड के सामने भी ये सब बोलने की हिम्मत। लू मिंगलू ठुड्डी टिकाकर तमाशा देख रही थी, फिर मुस्कुराकर बोली, ओ तभी तो। उसने फोन निकाला, कुछ टाइप किया और बोली, तो फिर तुम्हें प्रैक्टिस और करनी चाहिए। तुम्हारे शरीर में फैट बहुत कम है, महीने के आखिर में केपीआई की दौड़ में तुम्हें नुकसान नहीं होने दूंगी। शेन युआन ने कॉफी की एक चुस्की ली, फिर मुस्कुराकर कहा, ठीक है सोचता हूँ। अचानक लू मंगलू खड़ी हो गई, चेन से बोली, ओह माय गॉड, 4 बज गए, मुझे वापस जाना होगा। मेरी 5 बजे क्लास है, अगली बार फिर मिलते हैं। जाने से पहले वह पोज देना नहीं भूली। फिर शेनवान को आंख मारी, इससे उसे दिलचस्प लगा। सोचते हुए, ये अपनी बेस्ट फ्रेंड के सामने कितनी बोल्ड है, मैं तुम्हें सबक सिखाऊंगा जल्द ही। शेनवान ने चेन्ना का हाथ पकड़ा और कहा, चलो चेन, नहीं मैं तुम्हें दूसरी मंजिल पर सिखाऊंगा। लड़की ने खाली मन से पूछा, हम क्या सिखाओगे? शेन युआन ने धीरे से जवाब दिया, ऊपर जाओगी तो पता चल जाएगा। ऊपर जाने के बाद शेन युआन ने चेन को मेज पर रखा, धीरे से एक हाथ से लड़की की ठुड्डी उठाई, फिर एक अस्पष्ट लहजे में कहा, तुम्हारी बिजनेस एबिलिटी बहुत अच्छी नहीं है, तुम्हें और ट्रेनिंग की जरूरत है। शेन ने शर्माते हुए धीमी आवाज में याद दिलाया, हम यहाँ नहीं कर सकते, शियाऊ अभी भी यहीं है। शेन युआन ने धीरे से चेन का पैर उठाया, फिर अस्पष्ट रूप से कहा, पुरुषों को यह बताना कि हम यहाँ नहीं कर सकते केवल पुरुषों के हमले की गति को बढ़ा सकता है। यह कहने के बाद उसने चेन के पतले स्टॉकिंग्स फाड़ दिए। बस वैसे ही दोनों के बीच जंग छिड़ गई। नीचे बैठी शियाऊ ने ऊपर की मंजिल से आवाज सुनी, फिर चौंक कर ऊपर देखा, सोचते हुए, हाँ क्या हो रहा है? ध्यान से सुनने पर इस अस्पष्ट आवाज से शियाऊ शर्मा गई। लड़की ने बॉस को एक समझदार कर्मचारी समझा। शाहू ने जल्दी से दरवाजा बंद कर दिया और इंतजार करने लगा। उसी वक्त लू मेनलू घबराकर बाहर से भागी आई, बेचैनी से बोली, शाहू तुमने दरवाजा क्यों बंद कर दिया? थोड़ा खोलो, मैं अभी अपना बैग लाना भूल गई। शू ने अजीब तरह से कहा। हम बाहर दरवाजे पर खड़ी नई मेनलू ने कमर पर हाथ रखकर पूछा, उसका क्या मतलब है? दरवाजा खोलो। शियाओ ने अजीब तरह से कहा, ओह तो दरवाजा खोलो। जैसे ही वह अपना बैग लेने अंदर गई, दोनों की अस्पष्ट आवाजें चेन्ना की कराहने के साथ उसके कानों तक पहुंची। आह शेन युआन, धीरे से। लू मिंगलू ने हैरानी से सोचा, दिन दहाड़े इतना रोमांचक खेल रहे हैं। 10 मिनट बाद का दृश्य,
लू मंगलू अभी भी वहीं इंतजार कर रही थी। उसने आह भरी, यह सच में अजीब है। साफ तौर पर वह इतना पतला है, वह इतना मजबूत क्यों है? उसने हल्के से अपने होंठ चाटे, इच्छा से भरी हुई, फिर अपने मुंह में बड़बड़ाई, यह शेन युआन, मुझे वह चाहिए। यू मंगलू ने जानबूझकर जोर से कहा, शू, मैं पहले जा रही हूँ, अगली बार मिलते हैं। ऊपर लड़ रहे शेन नॉयर ने अपनी बेस्ट फ्रेंड की आवाज सुनी और घबरा गया। सोचने लगा, ओह नो, मैंने इसे किस तरह की मुसीबत में डाल दिया। शेन युआन जाहिर है इस बारे में जानता था। वह मुस्कुराया, सोचते हुए, एक स्पेशल ट्रेनिंग सेशन में कोई सुनने वाला होना जरूरी है, तभी वह लायक होगा। वह ल्यू मेनलू कम से कम 10 मिनट से नीचे सुन रही है। क्या इस तरह का पेड प्रोग्राम मुफ्त में सुना जा सकता है? मुझे अगली बार फीस लेनी होगी। दृश्य बदलकर दूसरी जगह का होता है। सेक्रेटरी लू कुर्सी पर बैठे हैं। उनका चेहरा संदेहास्पद था। पूछते हुए, तुम्हारा मतलब है कि शेन युआन नाम का वह छात्र एंटरप्रेन्योरशिप बेस में निवेश करना चाहता है? ली ने जवाब दिया गंभीरता से। हाँ। उन्होंने फिर पूछा, क्या उसमें इतनी ताकत है? क्या कैपिटल वेरीफाई हो गया है? ली ने शांति से कहा, मुझे पहले विश्वास नहीं हुआ, लेकिन मैंने उसका अकाउंट बैलेंस देखा, उसके पास 10 मिलियन है। सेक्रेटरी लू ने हैरानी से कहा, कितना कहा तुमने? 10 मिलियन? क्या तुम्हें यकीन है कि यह पैसा उसके माता पिता का नहीं है? क्या उसे इसका इस्तेमाल करने का अधिकार है? लिजी ने सिर हिलाया, जवाब दिया, यह उसका है, वह इसे आजादी से इस्तेमाल कर सकता है। सेक्रेटरी लू ने उत्साहित चेहरे के साथ कहा, तो यह बहुत अच्छी बात है। अगर ऐसा है तो हमें अब किसी तीसरी कंपनी के साथ सहयोग करने की जरूरत नहीं है। उस बेशर्म बूढ़े आदमी ने लिजी को आदेश दिया, तुम उस शेन युआन को मेरे ऑफिस आने के लिए कहो, मैं उसकी रिपोर्ट खुद सुनना चाहता हूँ। लड़की को लगा कि कुछ ठीक नहीं है। उसने सेक्रेटरी से पूछा, भले ही शेन युआन एक छात्र है, अगर हम उसे एक निवेशक बनाना चाहते हैं तो क्या हमें और ज्यादा विनम्र नहीं होना चाहिए? उसने एक आत्मसंतुष्ट चेहरे के साथ कहा, इसकी चिंता मत करो, बस जैसा कहा गया है वैसा कर। उसने सोचा, मैं अपने स्कूल के छात्रों को आगे नहीं बढ़ने दे सकता, चाहे कुछ भी हो, मुझे उसकी गति को दबाना होगा। इस तरफ शेन युआन अभी भी वह काम कर रहा था। एक फोन कॉल आते देख उसने उसे उठाया, फिर चेन्ना से कहा, ये टीचर ली का फोन है, थोड़ी देर रुको। शेन युआन ने फोन उठाया, फिर कहा, हाँ टीचर, आप क्या कहना चाहती हैं? क्या ऐसा है? लीजी की बात सुनने के बाद उसने सोचा, निवेशकों के प्रति स्कूल का अभी का रवैया ठीक नहीं है, वे मुझ में गलती निकालना चाहते हैं। इसके अलावा अगर मैं इस बार झुक भी जाऊं तो यह गारंटी देना मुश्किल है कि वे अगली बार मेरा फायदा नहीं उठाएंगे। जाहिर है वह खुद को पीड़ित नहीं होने देगा। इसलिए उसने सीधे कहा, टीचर, स्पीकर फोन चालू करें, मुझे सेक्रेटरी लू से कुछ बातें कहनी है। स्पीकर फोन चालू करने के बाद शेन युआन की गंभीर आवाज में थोड़ी सी अकड़ मिली हुई थी। हेलो सेक्रेटरी लू, क्या आप मुझे सुन सकते हैं? हाल ही में मैं काफी व्यस्त हूँ, मेरे हाथ में कुछ निवेश परियोजनाएं हैं जिनका मुझे मूल्यांकन करना है। जब मेरे पास खाली समय होगा तब अपॉइंटमेंट कर लेंगे। मैं टीचर ली को मेरा फोन नंबर देने के लिए कहूंगा। उसे इसकी उम्मीद नहीं थी, इसलिए वह खड़ा होकर कहने लगा, अरे रुको। लीजियो भी इस दृश्य को देखकर हैरान रह गया। सोच रहा था कि उसने अप्रत्याशित रूप से सेक्रेटरी का फोन काटने की हिम्मत कैसे की। वह कितना निर्णायक है। फोन कटने के बाद सेक्रेटरी लू के ऑफिस में माहौल असामान्य रूप से शांत हो गया। उसने अपने दांत पीसते हुए सोचा, मेरा फोन काटा, कौन सा छात्र मुझे देखकर झुकता और खरोंचता नहीं है? क्या यह सिर्फ कुछ बदबूदार सिक्के नहीं है? कोई बात नहीं, इस परियोजना में अब और देरी नहीं की जा सकती। अगर लंबे समय तक कोई प्रगति नहीं हुई तो सेक्रेटरी कोंग निश्चित रूप से मुझे जवाबदेह ठहराएंगे। सेक्रेटरी लू ने अपना माथा रगड़ा। ली को हाथ हिलाते हुए कहा, टीचर ली, अगर शेन युआन में निवेश करने की ताकत है तो उसे खाने पर बुलाओ। ली ने बेचैनी से जवाब दिया, ठीक है, मैं अभी मैसेज भेजती हूँ। इस तरफ शेन युआन ने अभी अभी वह काम खत्म किया था। टीचर का भेजा मैसेज देखकर वह मुस्कुराया, सोचने लगा, मुझे खाने पर बुलाना चाहते हैं। अब बातचीत का पलड़ा मेरी तरफ झुका हुआ है। मुझे सबसे पहले इस निवेश पर पूरी आजादी हासिल करनी होगी। पहले मैं इस लूजा जियांग के स्वाद की जांच करूंगा, फिर फैसला करूंगा। शेन खड़ा हुआ, अपने कपड़े पहनते हुए कहा, चेन युआन, अगर तुम्हें कुछ काम है तो पहले वह कर लो, हम अगली बार साथ में खा सकते हैं। वह आराम से कुर्सी पर बैठकर पीछे से चेन नो को देखता हुआ संतोष से सोचने लगा, चेन नो सच में हर तरह से मेरा ख्याल रखने वाली है, एक अच्छी महिला। अचानक एक फोन आया। शेन युआन ने फोन उठाया और कहा, मिनहुई। लाइन के दूसरी तरफ फांग मिन्ही ने कहा, शेन युआन, तुम क्या कर रहे हो? क्या तुम फरी हो? चलो स्पोर्ट्स फील्ड पर टहलने चलते हैं। शेन युआन ने शांति से कहा, सिर्फ टहलने के लिए? मैंने सोचा तुम मुझे ठंडा पानी पीने के लिए कह रही हो। मिनी ने चिढ़कर कहा, कोई चांस नहीं, मेरे पीरियड्स चल रहे हैं। शेन युआन ने चुपचाप सोचा, कोई आश्चर्य नहीं कि मिनवी पिछले 2 दिनों से मुझे ढूंढने नहीं आई है, तो ये बात है। क्या मैं इस तरफ एक हूँ? शिली ने जोड़ा, लेकिन अगर तुम चाहो तो ऐसा नहीं है कि यह असंभव है। शेन युआन ने अपनी पैंट पकड़ी, फिर मिनवी को कोमल स्वर में जवाब दिया, स्वास्थ्य जरूरी है, अगली बार ऐसी बातें मत कहना। मिन्ही, मैं कुछ और दिन इंतजार कर सकता हूँ, तुम्हें खुद से प्यार करना होगा। मिनी ने स्नेह से भरे होकर शेन युआन के गाल पर हल्के से चूमा, फिर कहा, शेन युआन, तुम बहुत अच्छे हो। लड़की ने हिम्मत जुटाकर पूछा, मुझे तुमसे पूछना है, अब हमारा रिश्ता क्या है? मिमी ने सोचा, मुझे आज साफ साफ पूछना होगा। जो काम हम दोनों को करने चाहिए थे हमने कर लिए, जो काम हमें नहीं करने चाहिए थे वह भी हमने कर लिए। कौन सी लड़की एक टाइटल नहीं चाहती? शेन युआन मुस्कुराया, सोचते हुए, ये एक घातक सवाल है, लेकिन क्या मेरे प्रति नुई की अनुकूलता
एक अंक बढ़ गई है। ऐसा लगता है कि वह मुझे बहुत पसंद करती है। उसने बिना किसी हिचकिचाहट के जवाब दिया, बेशक हम एक रिश्ते में हैं। लड़की ने खुशी से शेनवान की गर्दन गले लगाई, वापस पूछते हुए, सच में? उसने भी लाड से जवाब दिया, हाँ। मिनवी ने खुशी से अपना गाल उसके गाल से सटाकर पूछा, शेनवान तुम्हारी सिर्फ एक गर्लफ्रेंड है और वह मैं हूँ, है ना? शेन युआन ने सीधे तौर पर कहा, हाँ। अपने दिल में उसने सोचा, दूसरों के पास गर्लफ्रेंड का टाइटल नहीं है। मेरी जान, मेरे बच्चे, मेरे प्यार, क्या मैं एक हूँ? मैं खुशी से मुस्कुराया, कहा, अगर तुम इतनी अच्छी हो तो मैं तुम्हें 2 दिन में इनाम दूंगा। शेनवान ने उदारता से पूछा, पगली लड़की, क्या मुझे तुम्हें इस वीकेंड शॉपिंग पर ले जाना चाहिए? क्या तुम कार या घर खरीदना चाहती हो? मिन्ही ने हैरानी से कहा, तुम मेरे लिए कार और घर खरीदना चाहते हो? ये बहुत महंगा है। एक बैग या मेकअप ठीक है। शेन युआन ने धीरे से मुस्कुराते हुए कहा, मेरे लिए पैसे बचाने की जरूरत नहीं है, लेकिन मुझे लगता है कि तुम आजकल हर दिन स्कूल में रहती हो, इसलिए तुम इसका इस्तेमाल नहीं करती हो। तुम पहले एक घर खरीद सकती हो, अगर बाद में जरूरत हुई तो मैं तुम्हें एक कार खरीद दूंगा। क्या यह ठीक है? क्या मैं एक हूँ? मैं इन मीठे शब्दों से मोहित हो गई थी। लड़की ने शेन युआन को गले लगाया, जवाब में फुसफुसाई, मैं तुम्हारी बात सुनूंगी। उसने लाड से कहा, आज ज्यादा देर हो गई है, मैं तुम्हें बाद में डॉर्मेटरी वापस ले जाऊंगा। जब तुम्हारे पीरियड्स हों तो तुम्हें ज्यादा आराम करना चाहिए। अपने दिल में उसने सोचा, मुझे कल चिंगू झील भी जाना है घर लेने। अगले दिन का दृश्य, ल्यू मंगलू ने शेन युआन को वीडियो कॉल किया, फिर कहा, छोटे शैतान, क्या तुम अभी तक जागे नहीं हो? अगर तुम फरी हो तो जिम आओ। शेनवान ने भौहें सिकोड़ी, उससे वापस पूछा, मैंने कब? क्या तुम्हारा यह वीडियो सीरियस है? लाइन के दूसरी तरफ यू मिंगलू ने जवाब दिया, सिर्फ अभद्र पुरुषों को लगता है कि यह अभद्र है। मुझे बताओ, क्या तुम्हारे अभद्र विचार हैं? उसने फोन की ओर देखा, सोचते हुए, यह टोन बिल्कुल ऐसा नहीं लगता कि वह मुझे बाहरी व्यक्ति की तरह ट्रीट कर रहा है। देखने दो, तुम कितने दिन इसे सह सकते हो? अचानक पीछे से एक आवाज आई। पिलू यू मिंगलू मुड़ी और लाल बालों वाली लड़की को मुस्कुराते हुए अपनी ओर आते देखा। जवाब दिया, तुम यहाँ हो? जो वांटिंग ने उत्सुकता से पूछा, क्या बात है? तुम सुबह सुबह इतनी खुश क्यों हो? मंगलू मुस्कुराई, जवाब दिया, कुछ नहीं, बस मुझे लगता है कि एक दोस्त बहुत दिलचस्प है। जो वांटिंग कुर्सी पर बैठ गई, आराम से पूछते हुए, मुझे इसके बारे में बताओ भी। वैसे भी हमारी क्लास अभी शुरू नहीं हुई है। लू मिंगलू ने तब कहा, मेरी एक बेस्ट फ्रेंड है जो एक शुगर डैडी से चिपकी हुई है। शुगर डैडी बहुत उदार है, उसे 3 मिलियन का घर दे रहा है। जो वांटिंग ने हैरानी से कहा, 3 मिलियन? ऐसे ही खरीद लिया? उसकी नेट वर्थ कम से कम कई दसियों मिलियन तो होगी ही। लू मंगलू ने अपनी ठुड्डी पर हाथ रखा, कहा, सही कहा, इसलिए मैं बहुत जलती हूँ। जो वांटिंग ने सोचा, इतनी आर्थिक ताकत रखने वाला जरूर वह शुगर डैडी बहुत बूढ़ा होगा, है ना? उसने सोचा, भले ही वह एक बूढ़ा आदमी हो, यह लायक है। वह कमीना दिन ब दिन और कंजूस होता जा रहा है। वह मेरे साथ सोना चाहता है, लेकिन पैसे खर्च नहीं करना चाहता। मुझे एक बेहतर आदमी ढूंढना होगा। लू मिंगलू ने अपनी ठुड्डी पर हाथ रखा, जवाब दिया, नहीं, वह सिर्फ 20 साल से ज्यादा उम्र का है, मेरी बेस्ट फ्रेंड से छोटा। जो वांटिंग और भी ज्यादा उत्सुक हो गई, पूछने लगी, तो वह कैसा दिखता है? क्या वह बहुत बदसूरत है? वो मिंगलू ने उत्साह से कहा, वह बहुत हैंडसम है। और उसे जो वांटिंग ने हैरानी से कहा, पिलू, तो तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड बहुत खूबसूरत होगी, है ना? ऐसे आदमी को रिंझा पाने के लिए वह जरूर एक बेमिसाल सुंदरी होगी। लू मंगलू के दिमाग में तुरंत दोनों हॉट लड़कियों की तस्वीरें आ गईं। उसने थोड़ी देर सोचा, फिर कहा, दरअसल हम दोनों लगभग एक जैसी हैं। तुम सिर्फ ये कह सकती हो कि हम में से हर एक के अपने अपने फायदे हैं। जो वांटिंग ने पीटी लेव के बराबर होने की बात पर सिर हिलाया। कोई आश्चर्य नहीं कि वह मर्दों को दीवाना बना सकती है। इस तरफ शेन युआन ने भी मैसेज किया, मैं अब तुमसे ज्यादा लंबी बात नहीं करूंगा, मुझे चिंगजू झील घर लेने जाना है। लू मिंगलू ने तुरंत पूछा, तो क्या तुम अकेले जा रहे हो? क्या तुम्हें अपने साथ जाने के लिए एक छोटी बहन की जरूरत है? शेन युआन ने सीधे तौर पर कहा, मैं अकेला जा रहा हूँ, अगर तुम फरी हो तो साथ चल सकती हो। उसने फिर मैसेज किया, तो तुम्हें मुझे पिकअप करना होगा, मैं अभी जिम में हूँ, मैंने तुम्हें लोकेशन भेज दी है, मैं तुम्हारा वहाँ इंतजार करूंगी। मैसेज करते वक्त वह बेवकूफी भरी हंसी हंसी। जो वांटिंग ने भी अलग एक्सप्रेशन देखकर पीटीयू से पूछा, क्या फिर से कुछ खुशी की बात है? मैं देख रही हूँ कि तुम अभी से भी ज्यादा मुस्कुरा रही हो। लू मिंगलू खड़ी हो गई, बोली, सॉरी जो वांटिंग, मुझे आज अपना अपॉइंटमेंट तोड़ना होगा। मैं तुम्हें आज प्राइवेट लेसन की 2 गुनी फीस वापस कर दूंगी, क्योंकि वह शुगर डैडी ल्यू चांग में चिंगजू झील जा रहा है घर लेने, और उसने मुझे साथ चलने के लिए कहा है। मुझे सच में अफसोस है। जो वांटिंग ने हैरानी से सोचा, चिंगजू झील एक सुपर विला इलाका है, मशहूर अमीर इलाकों में से एक। ये ठीक नहीं है। क्या वह तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड का शुगर डैडी नहीं है? उसने तुम्हें घर लेने क्यों बुलाया? लू मिंगलू को पीछे मुड़कर जाते हुए देखकर जो वांटिंग ने सोचा, अब मैं समझी, कोई आश्चर्य नहीं कि उसे पिलून कहते हैं। वह सच में बुरी है। वह अपनी बेस्ट फ्रेंड के आदमी को भी छीन लेती है, लेकिन अगर मुझे इस तरह का आदमी मिलता तो शायद मैं बिल्कुल भी हिचकिचाती नहीं। अचानक एक नौजवान लड़का उत्साहित चेहरे के साथ लू मंगलू के पास आया, बोला, मिंगलू, तुम कहाँ जा रही हो? क्या तुम्हारी बाद में क्लास नहीं है? यह शख्स फिटनेस ट्रेनर हो नहीं था। लू मंगलू ने तुरंत अपनी आंखें घुमाई, मुंह फुलाया, उस लड़के को अनदेखा किया, फिर सीधे चली गई। 10 मिनट बाद
शेनुआन पहुंचा। लू मंगलू भी बाहर आई, वहां इंतजार कर रही थी। होनई जिम में खड़ा था, नीचे देख रहा था, चुपचाप पूछ रहा था, क्या एक M9 चलाना मिंगलू को पा सकता है? पिछली बार मर्सिडीज चलाने वाले सदस्य को वह नहीं मिली। उसके बगल में खड़ी जो वांटिंग ने इस वक्त उससे कहा, सिर्फ यह मत देखो कि वह क्या चलाता है, वह कोई ऐसा शख्स है जो अपनी गर्लफ्रेंड को 3 मिलियन का घर यूं ही खरीद कर दे सकता है। होनी ने हैरानी से कहा, 3 मिलियन? मुझे 3 मिलियन कमाने में कितने साल लगेंगे? जो वांटिंग अचानक हैरानी से चिल्लाई, 1 मिनट रुको, यह शख्स इतना जाना पहचाना क्यों लग रहा है? कार से उतरते हुए नौजवान को देखकर वह अचरज से बोली, शेनुआन। यह तो सच में शेनुआन है। उसे विश्वास नहीं हो रहा था। वह सोच रही थी कि पीटीयू ने जिस जवान, लंबे और हैंडसम शुगर डैडी के बारे में बताया, वह असल में शेनुआन है। नीचे दोनों को अंतरंग होते देखकर वह दिन में सपने देखती हुई वहीं खड़ी रही। सोच रही थी, मेरा एक्स बॉयफ्रेंड असल में एक करोड़पति बन गया और मैंने उसे आधे महीने पहले छोड़ दिया था। वह बस वहीं खड़ी रही, अपनी आंखों के सामने हो रहे दृश्य पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं कर पा रही थी। वांटिंग ने अपना सर पकड़ लिया। उसका चेहरा अंधेरा था। सोचते हुए, मैंने सच में शेनुआन को होजून के साथ होने के लिए छोड़ा? क्या मैं बेवकूफ हूँ? होनी उसके बगल में समझ नहीं पा रही थी कि क्या हो रहा है। पूछ रही थी, टीचर झो, आप क्यों रो रही हैं? क्या कुछ गड़बड़ है? अचानक उसके फोन पर एक टेक्स्ट मैसेज आया। टेक्स्ट मैसेज एक आदमी का था। आज तुम्हारी छुट्टी है ना? क्या तुम आज रात मेरे घर आ सकती हो? जो वांटिंग ने गुस्से से टेक्स्ट मैसेज की तरफ देखा, अपने दिल में कोसते हुए, तुम खुद को क्या समझते हो? हर बार तुम प्रोसीजर फॉलो नहीं करते और सीधे पॉइंट पर आ जाते हो। क्या मैं इतनी सस्ती हूँ? ये सोचते हुए उसने रूखेपन से जवाब दिया, दफा हो जाओ बेवकूफ। दूसरी तरफ से खाली जवाब आया, क्या यह असली तुम हो? जो वांटिंग ने गुस्से से जवाब दिया, मैं तुम्हारी माँ हूँ। उस आदमी ने फिर से अविश्वसनीयता से जवाब दिया, क्या? हालांकि टेक्स्ट की एक ठंडी लाइन दिखाई दी। मैसेज भेजा गया, लेकिन दूसरी पार्टी ने मना कर दिया। दूसरी पार्टी ने खाली पूछा, वांटिंग तुम्हें क्या हो गया है? होजून अपने सामने ठंडे सिस्टम मैसेज को देखकर गुस्से से चिल्लाया, धत्त तेरी, उसने मुझे ब्लॉक कर दिया। क्या हो रहा है? जो वांटिंग इस तरफ खुद को शांत करने की कोशिश कर रही थी, अपने दिल में सोच रही थी, मुझे आश्चर्य है कि क्या मेरे और शेनुआन के बीच अभी भी कोई चांस है? हम दोनों के बीच कम से कम थोड़ी सी तो फीलिंग है ना? अभी प्रॉब्लम यह है कि क्या शेनुआन के पास बहुत सारे लोग हैं? उसने चुपचाप कैलकुलेट किया। एक तो जूनियर सिस्टर है, बेस्टी लियू गोजान में मिली थी, और एक बेस्टी लियू की बेस्ट फ्रेंड प्लस मैं। क्या ये बहुत ज्यादा है? सीन बदलते ही ल्यूमेनू लड़की शेनुआन की कार में बैठी इंटरेस्ट से शेनुआन की तारीफ कर रही थी। तुम्हारी गाड़ी सच में बहुत बड़ी है। मैं सच में तुम्हारी तारीफ करती हूँ इतनी खूबसूरत गाड़ी रखने के लिए। तुम जंगल में ऑफ रोडिंग कर सकते हो। उसने सोचा, जंगल में ऑफ रोडिंग? तुम्हारी पैसेंजर सीट पर कर्वी फिगर वाली एक ब्यूटी, मुझे विश्वास नहीं होता कि तुम रजिस्ट कर पाओगे। जंगली सोच सोचते हुए शेनुआन ने आराम से जवाब दिया, जंगल में ऑफ रोडिंग बुरी नहीं है, मैं अगली बार कहीं ट्राई करूंगा। यू मिंगलू मुड़ी और शेन युआन से बोली, तुम यूजुअल रूल्स के हिसाब से अपने पत्ते नहीं खेल रहे हो? शेन युआन ने शांति से पलट कर पूछा, मुझे यूजुअल रूल्स के हिसाब से अपने पत्ते कैसे खेलने चाहिए? लू मिंगलू ने अपनी ठुड्डी टिकाई, कहीं और देखते हुए, जैसे कोई प्लान सोच रही हो। अचानक शेन युआन बोल पड़ा, क्या तुम्हें लगता है कि मेरे लिए ये कहना ठीक है? उसने मुस्कुराते हुए देखा, थोड़ा छेड़ते हुए कहा, कोच लियो, मैं पॉलिश होना चाहता हूँ। लू मांगलू हल्की सी मुस्कुराई, शेन युआन के कंधे पर मारते हुए बोली, तुम बहुत इरिटेटिंग हो। 30 मिनट बाद शेन युआन और लू मांगलू आखिरकार पहुंच गए। जैसे ही वे अंदर आए, शेनुआन ने शालीनता से अभिवादन किया, हेलो, मैं घर लेने आया हूँ, मेरा नाम शेन युआन है। गुआन शून जल्दी से आगे बढ़ी, उत्साह से पूछते हुए, हेलो मिस्टर शेन, मैं आपकी रियल एस्टेट कंसल्टेंट गुआन शून हूँ। क्या मैं पूछ सकती हूँ कि आप पहले घर देखना चाहेंगे या कॉन्ट्रैक्ट? शेन युआन ने उदारता से कहा, बस सीधे कॉन्ट्रैक्ट साइन कर दीजिए, साइन करने के बाद हम घर देखने चलेंगे। गुआन शूंग चमकते हुए मुस्कुराई, जवाब दिया, हाँ। कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के बाद गुआन शूंग घर देखने के लिए शेनुआन की कार की पिछली सीट पर बैठ गई। उसने पैसेंजर सीट पर बैठी लियू मू मिंगलू को देखा, चुपचाप मिस्टर शेन और इस लड़की का अवलोकन और मूल्यांकन कर रही थी। इन्हें देखकर ही पता चलता है कि इनका कोई रिलेशनशिप नहीं है, उसने सोचा, लेकिन इस लड़की का फिगर तो बहुत ही अलग है। वाकई लू मिंगलू की बॉडी बहुत हॉट है, हर कर्व सही जगह पर है। वूंग ने चिंता से अपना सिर झुका लिया, सोचते हुए, औरतों में इतना बड़ा फर्क क्यों होता है? इस तरह की औरत को एबिलिटी की जरूरत नहीं होती, सिर्फ अपने चेहरे और सेक्सी फिगर के दम पर ये मर्दों को दीवाना बना सकती हैं और उनसे खुशी खुशी घर खरीदवा सकती हैं। ये सच में कमाल की बात है। अफसोस की बात है कि मैं सिर्फ एक मामूली इंसान हूँ, मेरे पास इस तरह का मौका नहीं है। एक पल बाद तीनों एक घर पर पहुंचे। जैसे ही लू मांगलू कार से उतरी, वह चिल्लाई, वाह शेनुआन, ये जगह तो बहुत खूबसूरत है। वह शेनुआन के पीछे पीछे चली, अपने दिल में सोचते हुए, पैसे वाले आदमी की लाइफ सच में कितनी वंडरफुल होती है। अगर मैं भी इस जगह पर रह पाती
तो कितना अच्छा होता। इसीलिए मुझे शेन युआन को पाना ही होगा। गुआन शुओंग ने इंट्रोड्यूस करना शुरू किया। मिस्टर शेन, इस विला का प्रॉपर्टी एरिया 610 स्क्वायर मीटर है, लेकिन गार्डन मिलाकर एक्चुअल यूजेबल एरिया 8000 स्क्वायर मीटर तक पहुंच सकता है। यह अभी भी सेमी फिनिश्ड प्रोडक्ट है। आप इसे अपनी मर्जी से डिजाइन और रेनोवेट करवा सकते हैं। पीछे खड़ी लू मिंगलू अभी भी चिल्ला रही थी, यह सच में बहुत स्पेशियस है। शेन युआन, इसी पल सिस्टम ने एक नोटिफिकेशन बजाया। कंग्रेचुलेशंस होस्ट, अपनी लाइफ का पहला घर प्राप्त करने पर। एक परफेक्ट लाइफ रियल एस्टेट के अलावा एक स्पेशल स्टाइल के डेकोरेशन की भी जरूरत होती है। होस्ट को रेनोवेशन के लिए स्पेसिफिकली 20 मिलियन मिलेंगे। शेन युआन ने हैरानी से कहा, सिस्टम, क्या तुम सीरियस हो? 10 मिलियन से ज्यादा का घर और तुम मुझे रेनोवेशन के लिए 20 मिलियन दे रहे हो? लेकिन फिर उसने अपना सिर झुकाया, संतोष से मुस्कुराते हुए सोचा, सिस्टम ने जब बोल ही दिया है तो अब ऑर्डर मानना ही पड़ेगा। उसने सोचा। फिर वह वान शुआंग की तरफ मुड़ा और पूछा, मैडम गुआन, क्या आप कोई रेनोवेशन और रिमॉडलिंग कंपनी जानती हैं? वान शुआंग ने उत्साह से जवाब दिया, हाँ मिस्टर शेन, शहर में कुछ हाई एंड रेनोवेशन और रिमॉडलिंग कंपनियां हैं। उनकी रेपुटेशन और डिजाइन बुरे नहीं है। वापस पहुंचकर मैं आपको कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन भेज दूंगी। शेनवान ने हाथ हिलाते हुए जवाब दिया, ठीक है, एक कच्चे घर में देखने लायक कुछ नहीं है, इसे यहीं छोड़ देते हैं। लू मिंगलू इस पल अभी भी एक्साइटेड थी, बोली, शेन युआन, क्या मैं कुछ फोटोज और वीडियोस लेकर डोइन पर पोस्ट कर सकती हूँ? शेन युआन ने उदारता से कहा, हाँ कर सकती हो, जब तक तुम मेरा चेहरा न दिखाओ। यू मिंगलू ने शरारत से आंख मारी, बोली, मैं तुम्हारी जैसी मर्द को इंटरनेट पर दूसरों के ललचाने के लिए पोस्ट करने की हिम्मत कैसे करूंगी? शेनवान ड्राइवर की सीट के पास से गुजरा, चलते हुए पूछा, डोइन पर तुम्हारे कितने फॉलोअर्स हैं? लू मिंगलू ने जल्दी से जवाब दिया, 50,000 से ज्यादा। उसने फिर पूछा, क्या सेम सिटी से बहुत सारे फॉलोअर्स हैं? यू मिंगलू ने अपना सिर झुकाया, जवाब दिया, उनमें से ज्यादातर सेम सिटी के फैंस हैं। बैडमैन क्वाइशो पर मेरे वीडियोस चुपके से क्यों देखना चाहता है? शेनवान कार में बैठा, सीट बेल्ट लगाते हुए वह मुस्कुराया, बोला, 50,000 से ज्यादा मर्द तो पहले ही देख चुके हैं, मेरे देखने में क्या बुराई है? वह झुकी, शेनवान को देखते हुए, फिर जवाब दिया, तुम उनकी तरह नहीं हो, वो सिर्फ नॉर्मल वर्जन देख सकते हैं, लेकिन तुम स्पेशल कस्टमाइज्ड वर्जन देख सकते हो। शेन युआन मुस्कुराया, उसकी तरफ देखते हुए बोला, वापस पहुंचकर मुझे अपना क्वाइशो अकाउंट भेज देना, मेरे पास एक लाइट बार एक्सप्लोर करने का वीडियो है, अगर तुम करना चाहो तो ट्राई कर सकते हो। लू मांगलू हैरान थी, लेकिन बहुत एक्साइटेड लग रही थी, चिल्लाई, सच में तुमने एक लाइट बार खोला? मैं तुम्हें अभी भेजती हूँ। शेन युआन ने कार स्टार्ट की। उसने शांति से पूछा, कोच लू, अब जिम वापस चलें? लू मिंगलू ने जवाब दिया, या तुम और कहाँ जाना चाहते हो? उसने थोड़े व्यंग्यात्मक लहजे में जवाब दिया, मुझे लगा तुम पॉलिश होने जाना चाहती थी। लू मिंगलू ने मुंह बनाया, बोली, सपने देखते रहो मर्द, तुम सब अच्छे नहीं हो, तुमने कल वहां मेरी दोस्त को बुली किया, मैं अभी भी तुमसे हिसाब बराबर करना चाहती हूँ। यह सुनकर शेन युआन ने तुरंत ब्रेक लगा दिया। अचानक ब्रेक लगने से लू मांगलू आगे की तरफ गिरी, जिससे वह थोड़ी हैरान हुई। शेन युआन ने बेपरवाही से कहा, कल की बात दोबारा मत करना, तुम इतनी देर नीचे सुनती रही और मैंने तुमसे अभी तक पैसे भी नहीं लिए। लू मेनलू ने शेन युआन की तरफ देखा, फिर धीमी आवाज में बोली, सपने में भी मत सोचना। ये कहने के बाद वह अपने पेट में छिपकर हंसी। अगर औरतें खुद को बहुत जल्दी दे देती हैं तो वे बहुत सस्ती हो जाएंगी और मर्द उनकी कदर नहीं करेंगे। शेनवान मुझे जितना नहीं पाएगा उतना ही वह मुझे चाहेगा, और साथ ही वह मेरे लिए उतना ही ज्यादा खर्च करेगा। तो अब मुझे हर दिन शेनवान को टीज करना होगा, थोड़ा थोड़ा चारा डालकर, हजारों मुश्किलों का सामना करने के बाद ही वह कदर करेगा। वह जितना सोचती उतने ही LWD इमेज उसके दिमाग में आते। जिम वापस आने के बाद यू मिंगलू कार से उतरी, शेनवान से धीरे से बोली, बाय बाय शेनवान, अगर तुम फ्री हो तो हमारे जिम में ट्रेनिंग के लिए आना। शेनवान कार में बैठा रहा, उससे बोला, बाय बाय कोच लियू, अगर तुम फ्री हो तो चलो साथ में पॉलिश होते हैं। लू मिंगलू खुश मूड में अंदर चली गई। जिम मैनेजर हुआंग मिंगबो गंभीर चेहरे के साथ दरवाजे पर इंतजार कर रहा था। पूछ रहा था, मिंगलू तुम क्या कर रही हो? मैंने सुना कि तुमने आज सुबह मेंबर्स की क्लास छोड़ दी, क्या तुम्हें पता है कि यह कॉन्ट्रैक्ट का उल्लंघन है? लू मांगलू ने थोड़ी गिल्ट के साथ कहा, मुझे कुछ अर्जेंट काम था और मैंने टीचर जो को पहले ही बता दिया था कि मैं आज की डबल फीस वापस कर दूंगी। होंग मिंगबो ने तुरंत पलटकर कहा, भले ही तुमने टीचर जो को प्राइवेट लेसन की डबल फीस वापस करने के लिए कह दिया है, वो अभी भी गुस्सा है, लेकिन मैंने तुम्हारे लिए यह मामला पहले ही हैंडल कर लिया है। लू मिंगलू समझ नहीं पाई, उसने भौहें सिकोड़ी, सोचते हुए, टीचर जो अचानक मेरे लिए अब मुसीबत क्यों खड़ी कर रही है? ऐसा लगता है कि वोंग मिंगबो ने मुझे पकड़ लिया है। वह पहले एक मैनेजर के तौर पर अपनी पहचान का इस्तेमाल करके मुझे क्रिटिसाइज कर रहा है और फिर एक एक्सपीरियंस्ड आदमी के टोन में मुझे परसुएड कर रहा है। बस ऐसे ही तुम मुझे कंकर करना चाहते हो? ये सच में रिडिकुलस है। जो आदमी मुझे कंकर कर सकता है वह तुम्हारी तरह का बिल्कुल नहीं है। ये सोचते हुए
लू मिंगलू उसके पास से गुजरी, फिर बोली, थैंक यू मैनेजर हुआंग, अगर और कुछ नहीं है तो मैं पहले काम पर जाती हूँ। होंग मिंगबो ने लड़की से घबराकर पूछा, लगभग 12 हान बज गए हैं, तुम्हें और क्या काम है? इतनी देर हो गई है, या हम साथ में खाना खा लें? यू मिंगलू मुड़ी, जोर से बोली, सॉरी, मैं अपना डाइट फूड लाई हूँ और मुझे ज्यादा गर्म खाना पसंद नहीं है। उसके दिल में कुछ एम्बिग्यूअस इमेज आई। साथ ही यह ख्याल भी आया, मैं जिम में बेस्ट रिजल्ट वाली पर्सनल ट्रेनर हूँ, मैं एक ऐसी एम्प्लॉय हूँ जिसकी बॉस बहुत कदर करते हैं, तुम मेरा क्या बिगाड़ सकते हो? वह ठंडी गुनगुनाहट के साथ चली गई, सोचते हुए, मैं एक ऐसी औरत हूं जो शो के लग्जरी मेंशन की तरफ बढ़ रही है। भाड़ में जाए, मैं किसी कचरे को अपने रास्ते में नहीं आने दूंगी। ऑफिस के अंदर एक आवाज गूंजती है, इसका मतलब क्या है? एक छात्र शेन युआन एंटरप्रेन्योरशिप बेस में निवेश करना चाहता है। सचिव लू ने सिर हिलाते हुए कहा, बिल्कुल सही। सवाल पूछने वाले थे स्कूल की कम्युनिस्ट यूथ लीग कमेटी के सचिव कॉन्ग शोंग पिंग। उन्होंने गंभीरता से पूछा, ये तो अच्छी बात है, क्या आप पहले से उससे संपर्क में हैं? सचिव लू ने तुरंत जवाब दिया, अभी तक नहीं। मैंने सिचोली से कहा था कि उसे खाने पर बुलाए, लेकिन उसने अब तक हामी नहीं भरी है। कॉन्ग ने भौहें सिकोड़ते हुए याद दिलाया, अगर निवेश हमें मिल रहा है तो जरूरी है कि हमारा रवैया भी उतना ही संजीदा हो। सिर्फ इसलिए कि वो छात्र है, हम उसे नजरअंदाज नहीं कर सकते। सचिव लू ने झुककर हामी भरी, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। सचिव कॉन्ग, मुझसे चूक हो गई, फिर मैं आज दोपहर डॉर्मेट्री जाकर उसे बुला लाता हूँ। आप क्या सोचते हैं? कॉन्ग ने हाथ उठाते हुए शांत लहजे में कहा, नहीं, इससे ये जाहिर नहीं होगा कि हमारा स्कूल उसे कितनी अहमियत देता है। आज दोपहर मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा। टीचर ली को भी साथ बुलाओ। सचिव लू ने थोड़ा चौंक कर पूछा, क्या सचिव को खुद मिलने जाने की जरूरत है? शेन युआन तो हमारे ही स्कूल का छात्र है। शाम के 5 बजे साउथ डॉर्मेट्री एक लड़का शेन युआन के सामने मोबाइल रखता है। शेन युआन, मैं काफी समय से चेयर यूपिंग से वीचैट पर बात कर रहा हूँ, जरा देखना, तुम्हें क्या लगता है कब तक मान जाएंगी? शेन युआन ने स्क्रीन की तरफ देखा। बातचीत का ज्यादातर हिस्सा बेहद सतही लग रहा था। उधर से लिखा गया था, गुड मॉर्निंग, क्या तुम्हें ब्रेकफास्ट ला दूं? इधर से जवाब आया, जरूरत नहीं है। फिर एक और मैसेज, आज बारिश हो रही है, स्कूल जाते वक्त छाता जरूर ले जाना। शुभरात्रि के मैसेज, फिर एसी का टेम्परेचर ज्यादा मत घटाना, टांगों को ढककर सोना, इस वीकेंड कहीं घूमने चलें? तुम्हें यू माउंटेन कैसा लगता है? आज तुम कुछ थके से लग रहे हो, सब ठीक है? अगर कुछ चाहिए हो तो दवाई ला दूं? जवाब फिर वही रूखे और टालने वाले, मैं बता दूंगा, जरूरत नहीं है। शेन युआन कुछ देर तक फोन देखता रहा, फिर चुपचाप सोचता है, हुआंग हाईबाओ 3 साल से कोशिश कर रहा है, लेकिन फिर भी उसने अब तक कोई अगला कदम नहीं उठाया था। फिर भी हुआंग हाईबाओ ने आराम से पूछा, शेन युआन, तुम्हें क्या लगता है? वो हर मैसेज का जवाब देती है। क्लास की घंटी वाली लड़कियों से तो ये बहुत अलग है, कह सकते हैं एक काफी बड़ा जंप है। मैं महसूस कर सकता हूँ कि सब कुछ बहुत स्टेबल तरीके से आगे बढ़ रहा है। वो उठकर बैठ गया और मोबाइल उसकी तरफ बढ़ा दिया। मन ही मन शेन युआन ने बड़बड़ाया, हुआंग हाईबाओ, अगर तुम्हें सच में सब कुछ इतना समझ में आता है तो फिर मैं क्या ही कहूँ, खुश हो ना? तो ठीक है, उसने हल्की सी मुस्कान के साथ जवाब दिया। मुझे लगता है तुम्हें लोआ से एक प्लान बनवाना चाहिए। हुआंगा ने अपने भाई की तरफ देखा, फिर कहा, लोआ? अरे वो तो अभी बच्चा है, उसे क्या समझ इन बातों की? हमारे डॉर्म में अगर किसी को सबसे ज्यादा एक्सपीरियंस है तो वो तुम हो। ये सुनकर लोअर काओ ने तुरंत पलटकर कहा, हुआंग हाईबाओ, आज मैंने तुझे कुछ बोला क्या? आखिरकार हुआंग हाईबाओ फिर शेन युआन की तरफ झुक गया। कम से कम वो मेरे मैसेज का जवाब तो देती है और इस वीकेंड बाहर घूमने भी चलने को मान गई है। क्या ये प्रूफ नहीं है कि टिंग मुझ में इंटरेस्टेड है? बोलना शेन युआन। शेन युआन को समझ नहीं आया कि उसे कैसे समझाए, तो वो बस हंसते हुए टाल गया। हाँ हाँ, सही कह रहे हो, बिल्कुल। ये सुनते ही हुआंग हाईबाओ इतना खुश हुआ कि चिल्ला उठा, ओए बाप रे, शेन युआन को भी अगर ऐसा लग रहा है तो फिर तो सही ही होगा। शेन युआन ने थके हुए मन से सोचा, कसम से जब एक लव लॉस्ट लड़का पगला जाता है तो डरावना हो जाता है। अचानक दरवाजे पर दस्तक हुई। हुआंग बाओ झुंझलाकर उठा, अबे कौन है यार, इतनी जोर से क्यों पीट रहा है? जैसे ही दरवाजा खोला, सामने का नजारा देख वो सन्न रह गया। सामने स्कूल के 2 सचिव और एक टीचर खड़े थे। सचिव कौन? सचिव लू। टीचर ली, आप सब यहाँ? टीचर ली ने नरम लहजे में पूछा, क्या शेन युआन यहीं है? हुआंग बाओ हड़बड़ा गया, हाँ अंदर आइए। मन ही मन घबरा रहा था, हे भगवान, ये तीनों एक साथ शेन युआन को ढूंढने आए हैं, कहीं इसने कोई बड़ी गलती तो नहीं कर दी? बाकी स्टूडेंट्स भी खुसर पुसर करने लगे। दोनों लीडर खुद डॉर्मेट्री आ गए। क्या माजरा है? सुना है शेन युआन के घर वाले तो दिवालिया हो चुके हैं, फिर भी इसने गाड़ी खरीदी है और बाहर गर्लफ्रेंड भी बना रखी है, कहीं कोई गैर कानूनी काम तो नहीं कर दिया? तभी एक ठहराव भरी साफ आवाज उभरी, यकीनन कुछ गड़बड़ है, वरना शेन युआन के पास इतने पैसे आते कहां से? एक छात्र ने पास खड़े ली भाई से पूछा, भाई ली, तुम्हें कुछ पता है क्या? जल्दी बताना, असली बात क्या है? ली जियान बांग ने मौके का फायदा उठाते हुए आग में घी डाल दिया। शेन युआन के पास जो पैसे हैं उनका सोर्स साफ नहीं है। लीडर्स का इस तरह आना तो बिल्कुल नॉर्मल है, शायद पहले इसे रोक रहे हैं, फिर पुलिस वालों का इंतजार कर रहे होंगे। हुआंग हाईबाओ से अब बर्दाश्त नहीं हुआ, गुस्से से बोला, ली जियान बांग,
बकवास बंद कर अपनी, ली बांग बेपरवाही से बोला। मैं बकवास कर रहा हूँ या नहीं ये तो थोड़ी देर में सबको पता चल ही जाएगा। उधर ली सर शेन युआन के पास गए और गंभीरता से बोले, शेन युआन, ये हैं स्कूल की कम्युनिस्ट यूथ लीग कमेटी के सचिव कॉन्ग और सचिव लू। शेन युआन तुरंत उठ खड़ा हुआ और उत्साह से कॉन्ग के सामने आया। नमस्ते सचिव कॉन्ग ने गर्मजोशी से हाथ मिलाते हुए कहा। स्टूडेंट शेन युआन, मैं स्कूल की यूथ लीग कमेटी से कॉन्ग शोंगपिंग। क्या आज रात आप फ्री हैं? चलिए साथ में खाना खाते हैं। शेन युआन ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। आज रात? हाँ बिल्कुल, कॉन्ग ने उत्साहित होकर कहा। बहुत अच्छा, मैं अभी रेस्टोरेंट बुक करता हूँ, वैसे भी देर हो रही है, चलिए अभी निकलते हैं। इसके बाद उन्होंने एंटरप्रेन्योरशिप बेस से जुड़ी बातों पर गंभीरता से चर्चा की। उधर जो स्टूडेंट्स अब तक अफवाहें उड़ा रहे थे, उन्होंने शेन युआन को तीनों के साथ जाते देखा और थोड़ा संशय में पड़ गए। इन तीनों का हाव भाव देखकर तो नहीं लगता कि ये शेन युआन को कंट्रोल करने आए थे, बल्कि ऐसा लग रहा है जैसे कोई बड़ा लीडर इंस्पेक्शन के लिए आया हो। लेकिन ली जियानबांग कहाँ मानने वाला था। उसने मुंह बिगाड़ते हुए कहा, मुझे तो लग रहा है शेन युआन की इज्जत बचाने के लिए सीन बनाया गया है। न्यूज नहीं देखते क्या? कैदियों को भी ले जाते हुए उनके सिर ढक देते हैं। तभी हुआंग हाईबाओ कमरे से बाहर आया। ये सुनते ही उसका भी चिढ़ निकल गया। बोला, सीधा बोलना, बकवास कर रहा है तू। दोनों सचिव तो शेन युआन को खाने पर बुलाने आए थे। पास खड़े कुछ स्टूडेंट्स हैरानी से बोल पड़े, क्या सचिव लोग शेन युआन को खाने पर बुलाने आए थे? भाई कितनी बड़ी औकात है उसकी। हुआंग हाईबाओ ने तीखे अंदाज में ली जियानबांग के कान में फुसफुसाकर कहा, बिल्कुल सही सुना। सोच क्या ऐसी बड़ी बात कर दी है शेन युआन ने कि स्कूल के लीडर खुद उसे बुलाने आए। ली बांग अब चुप था, कुछ बोल ही नहीं पाया। वहीं कुछ और स्टूडेंट्स दंग रह गए। शेन युआन तो खतरनाक निकला यार, अब वो हमारे लेवल पर ही नहीं रहा। दृश्य बदलता है। अब सब नानगा रेस्टोरेंट में बैठे हैं। सबसे पहले कॉन्ग शोंगपिंग ने बात शुरू की। शेन युआन, तुम्हारी योजना को लेकर तुम्हारी क्या अपेक्षाएं हैं? खुलकर बताओ, मैं तुम्हारे इरादों को पूरी तरह समझना चाहता हूँ। शेन युआन ने शांत स्वर में कहा, सचिव कॉन्ग, अगर आप चाहते हैं कि मैं निवेश करूं तो मेरी शर्तें माननी होंगी। बेशक इससे स्कूल के हितों को कोई नुकसान नहीं होगा। कॉन्ग ने उदारता से कहा, संकोच मत करो, सीधा कहो। शेन युआन ने अपनी मांग रखी। सचिव, मैं पूर्ण स्वतंत्रता चाहता हूं। मतलब एंटरप्रेन्योरशिप बेस किस में निवेश करेगा, कितना निवेश करेगा, ये सब मेरे मूल्यांकन पर आधारित होगा। स्कूल इसमें दखल नहीं देगा। ये सुनते ही सचिव लू उखड़ गए। खड़े होकर जोर से बोले, ये क्या कह रहे हो? ऐसा कोई नियम नहीं है। कॉन्ग शोंगपिंग को बीच में उठकर उन्हें शांत कराना पड़ा। सचिव लू चुप हो गए। कॉन्ग ने अब शेन युआन की ओर मुड़कर नरमी से कहा, शेन युआन, स्कूल का एंटरप्रेन्योरशिप बेस कई पक्षों से जुड़ा है, खासकर शिक्षा मंत्रालय से। उन्हें जवाब देना पड़ता है। अगर सब कुछ निवेशक की मर्जी से हो तो मुश्किलें आ सकती हैं। और फिर स्कूल को तो ये भी देखना होता है कि जिन छात्रों को सपोर्ट दिया जाए उनके सफल होने की कितनी संभावना है। शेन युआन अब भी बिल्कुल शांत था। उसने कहा, सचिव लू अब भी अड़े हुए थे। बिना पैसों के सक्सेस रेट जैसी बातें सिर्फ दिखावा है। शेन युआन शांत लेकिन ठोस लहजे में बोला, आप ये भी समझ सकते हैं कि इस बेस का जिम्मेदार अब मैं हूं। सफलता का मतलब है क्या छात्रों ने पैसे कमाए, और जहां तक मेरे निवेश की बात है, मेरी भी यही उम्मीद है कि वो मुनाफा कमाएं। मतलब हमारे उद्देश्य तो एक जैसे ही हैं। ये कहकर उसने एक घूंट वाइन लिया और मन ही मन सुकून महसूस किया। मैं तो सच्चाई ही बोल रहा हूँ। सिस्टम का टास्क है धन और प्रतिष्ठा इकट्ठा करना, ताकि धीरे धीरे मैं एक बिजनेस टाइकून बन सकूं। इतना बड़ा इंडस्ट्रियल नेटवर्क अकेले नहीं संभाला जा सकता। मुझे ढेरों प्रोफेशनल्स की जरूरत पड़ेगी। तब जाकर बाहर से लोगों को ढूंढने से बेहतर है यहीं एंटरप्रेन्योरशिप बेस के जरिए रिश्ते बनाना शुरू करूं। और असली बात यह है, सिस्टम का टास्क है ढेर सारे फीमेल एनपीसी से इंटरेक्ट करना। बाहर की दुनिया की औरतें इतनी आसानी से इम्प्रेस नहीं होती, लेकिन कॉलेज की लड़कियां और हमारे स्कूल की क्वालिटी तो पूरे शहर में मशहूर है। कॉन्ग शोंगपिंग ने अब कूटनीतिक अंदाज में पैग उठाते हुए कहा, तुम्हारी ये मांग, इसका जवाब मैं शिक्षा मंत्रालय के नेताओं के साथ सेमिनार के बाद ही दे पाऊंगा। शेन युआन ने आराम से मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है सचिव जी। वाइन की पैगों के साथ साथ बातचीत चलती रही और धीरे धीरे खाना खत्म हुआ। देर रात सबने रेस्टोरेंट से निकलकर गाड़ियों की ओर रुख किया। गाड़ी में बैठते वक्त कॉन्ग शोंगपिंग ने बाहर खड़ी ली जी से कहा, टीचर ली, शेन युआन ने शराब पी है, वो ड्राइव नहीं कर सकता, आप इसे छोड़ दीजिए, हम पहले निकलते हैं। ली जी शेन युआन की गाड़ी में बैठ गईं। सीट बेल्ट लगाते हुए बोली, शेन युआन, तुम्हारी ये नई गाड़ी तो काफी स्पेशियस लग रही है। शेन युआन ने आराम से जवाब दिया, पहले मैं सेडान चलाया करता था, इस बार एसयूवी ट्राई करने का मन किया। अचानक फोन बजा। ली जी ने जल्दी से कॉल उठाई और पूछा, लिंग क्या हुआ? फिर वो फोन पर बोली, ओह तुमने शिफ्ट बदल ली है, इसलिए अब मेरी मदद नहीं कर पाओगी? कोई बात नहीं, मैं खुद मूविंग कंपनी से बात कर लूंगी, चिंता मत करो, अभी मुझे एक और काम है, बाद में बात करते हैं। फोन कटने के बाद
शेन युआन ने जिज्ञासा से पूछा, टीचर क्या आपको शिफ्ट करना है? ली जी ने सिर हिलाते हुए जवाब दिया, हाँ 2 दिन में जाना है। पुराना रूम खाली करना है तो मैं और मेरी छोटी बहन मिलकर शिफ्ट कर रहे हैं। शेन युआन ने ऑफर दिया, चाहे तो मैं मदद कर सकता हूँ मूव करने में। ली जी थोड़ी असहज हो गई, बोली, अरे नहीं, वो अच्छा नहीं लगेगा। तुम्हारी गाड़ी अभी नई है, ऐसे में सामान वगैरह लादना ठीक नहीं रहेगा। मूविंग कंपनी को ही बुला लेती हूँ। शेन युआन ने आराम से कहा, कोई बात नहीं, गाड़ी तो बस एक साधन है, एक उपभोग्य वस्तु, और वैसे भी छात्रों का काम है शिक्षकों की मदद करना। ली जी ने हाथ हिलाते हुए मना किया, नहीं, आपको तकलीफ नहीं देनी चाहिए, हम दोनों औरतों के लिए यह काफी है। शेन युआन ने मुस्कुराते हुए कहा, मनाने की कोशिश करते हुए, ठीक है टीचर, अब मत मना कीजिए, मैं आपका छात्र हूँ, मुझे क्या परेशानी हो सकती है। आखिरकार ली जी को मानना पड़ा और थोड़ा संकोच करते हुए बोली, ठीक है। फिर उसने शेन युआन को एक हल्की सी लज्जा के साथ देखा और दिल में उसके बारे में कुछ विचार किए। शेन युआन का चेहरा थोड़ा पतला है और उसकी आकृति साफ साफ नजर आती है। अगर मैं उसे सिर्फ एक छात्र के रूप में न देखूं और किसी दूसरे लिंग से विचार करूं तो वो दरअसल काफी हैंडसम है। अचानक उसे कुछ एहसास हुआ और उसने मुंह दबाते हुए शर्मीले तरीके से सोचा, अरे उसने सच में मेरी मदद करने की इतनी कोशिश की, और जो बैग उसने मुझे दिया था क्या वो सच में एक हाई एंड रेप्लिका था? शायद नहीं, उसके असली वित्तीय संसाधनों के हिसाब से वो तो असली हो सकता है। वह तुरंत मुड़ी और शेन युआन से सवाल किया, शेन युआन, क्या तुम्हें याद है वो बैग जो तुमने मुझे पहले दिया था? शेन युआन ने सिर हिलाते हुए कहा, हाँ याद है, क्या हुआ? ली जी थोड़ी हिचकिचाते हुए बोली, तुमने कहा था कि वो एक हाई एंड रिप्लिका था। शेन युआन बिना झिझक के बोल पड़ा, वो असल में असली चीज थी, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ता। वैसे भी मेरे छात्र के पास अब पैसों की कमी नहीं है। एक टीचर को जो पसंद करता है उसे कुछ देने में क्या गलत है? मैंने ये तुम्हें इज्जत देने के लिए दिया है, क्या उसमें कोई समस्या है? शेन युआन की बात सुनकर उसे अचानक घबराहट हुई, जिससे ली जी भी थोड़ी शर्माई। वह मन ही मन सोचने लगी, सचमुच, लेकिन ये ठीक नहीं है। एक तो उम्र का फर्क है, मैं उससे बड़ी हूँ, और फिर हम दोनों टीचर और स्टूडेंट हैं। उसने कुछ देर तक सोचा और फिर कहा, शेन युआन। लेकिन शेन युआन ने जल्दी से बीच में ही उसे रोकते हुए कहा, ठीक है, गाड़ी चलाओ। टीचर, तुम मना मत करो, वैसे भी मैं इसे छोड़ने वाला नहीं हूँ। कुछ देर बाद ली जी और शेन युआन गाड़ी से उतरे। ली जी ने पूछा, क्या तुम आज रात घर सोने जा रहे हो? शेन युआन ने शांत स्वर में जवाब दिया, नहीं, मैं वापस नहीं जा रहा, वहां मेरा कोई कमरा नहीं है, मैं तो सीधे डॉर्मेटरी लौट जाऊंगा। ली जी थोड़ी शर्माते हुए बोली, फिर मैं गाड़ी यहीं पार्क कर देती हूँ, तुम कल इसे वापस लेने आना, ये रही चाबी। शेन युआन पास आया और उसकी तरफ चेहरा झुकाकर धीरे से बोला, हाँ। इस एक हल्के से इशारे ने ली जी को जकड़ लिया। उसकी बॉडी एक पल के लिए सख्त हो गई। लिक्सिया ने धीरे धीरे अपने गालों को थाम लिया, चेहरा शर्म से लाल हो गया। मन ही मन सोची, ये तो अब हद ही कर रहा है। घर पर खाना खाते वक्त एक बार चुपके से किस कर चुका है, और अब ऑफिस में भी सीधे आकर शर्म नहीं आती क्या? यही सोचते हुए वो झटके से पलटी और लजाई सी चेहरे पर लालिमा लिए दौड़ती हुई वहां से निकल गई। पीछे मुड़कर चिल्लाई, शेन युआन, तुम तो बहुत ही बिगड़े हुए हो। जैसे ही लीजी वहां से गई तभी फोन की घंटी बजी। फोन था चेनो का। उसने घबराई हुई आवाज में कहा, शेन युआन, तुम स्कूल में हो? मिस लिन कुछ सामान कैफे में भूल गई हैं, क्या तुम जाकर दरवाजा खोल सकते हो? वो अभी पहुंचने वाली हैं और मैं और शियाओ अभी बहुत दूर हैं, समय पर नहीं पहुंच पाएंगे। शेन युआन ने आराम से कहा, ठीक है, मैं देख लेता हूं। कुछ देर बाद शेन युआन कैफे पहुंचा और दरवाजा खोला। लिनु चांग थोड़ी संकोच में बोली, माफ करना शेन युआन, कुछ बच्चों के खिलौने यहीं रह गए थे, पिछली बार लाना भूल गई थी। शेन युआन ने शालीनता से दरवाजा खोला और मुस्कुराकर बोला, कोई बात नहीं, ये तो बस एक छोटी सी बात है। जैसे ही दोनों अंदर आए शेन युआन ने लाइट जला दी ताकि उन्हें चीजें ढूंढने में आसानी हो। लिनु चांग खिलौनों को उठाते हुए हल्के से बड़बड़ाई, ये सब वही खिलौने हैं, बच्चे खेलते खेलते यहीं छोड़ गए थे, ये वाला और वो भी। शेन युआन पीछे खड़ा शांत भाव से नजारा देखते हुए बोला, कोई जल्दी नहीं है, आराम से ढूंढो। वैसे तुम्हारा बच्चा कितने साल का है? वो खिलौनों को बैग में रखते हुए मुस्कुराकर बोली, 2.5 साल का है, बहुत शरारती भी। तभी शेन युआन की नजर उसके हाथ में पकड़ी शराब की बोतल पर गई। मन में सोचने लगा, शराब क्या मिस अक्सर अकेले कैफे में बैठकर पीती हैं? कुछ ही पलों बाद लिनु चांग इधर उधर नजर दौड़ाकर बोली, सब कुछ समेट लिया है। उसके चेहरे के भाव देखकर शेन युआन ने पूछा, क्या हुआ, जाने का मन नहीं कर रहा? लिनु चांग एक मेज के पास से गुजरी, उंगलियों से हल्के से उसे छुआ, फिर धीमे से बोली, मन नहीं है ऐसा कुछ, बस पुरानी बातें याद आ रही हैं। हर दिन हर रात ये जगह मेरे साथ थी। शेन युआन का मन एकदम सतर्क हो गया। सोचने लगा, जरूर जेंग शानयोंग से जुड़ी कोई याद होगी। अगर वाकई कुछ नहीं होता तो यूं अकेले आकर उदासी में शराब नहीं पीती। वो मुस्कुराया और बोला, आप चाहें तो कभी कभी वापस आ सकती हैं, मिलने बैठने के लिए। लिनु चांग ने सिर हिलाते हुए जवाब दिया, शायद अब कभी वापस न आ पाऊं। जब वो जाने लगी तो शेन युआन ने उसे रोककर कहा, मिस लिन, अगर बुरा न माने तो क्या मैं आपके साथ 2 घूंट ले सकता हूँ? लिनु चांग ने पलट कर देखा, क्या ये सही रहेगा? शेन युआन ने सहजता से कहा, इसमें गलत क्या है? एक दूसरे की खामोश रजामंदी समझते हुए दोनों पास की एक मेज पर आकर बैठ गए। फिर
जो शराब की बोतल उन्होंने अभी रखी थी वो निकाली और एक एक गिलास में भर दी। शेनुआन ने धीरे से पूछा, क्या आप मन से बेचैन हैं? शायद ये सब कुछ आपके परिवार से जुड़ा है? लिनु चांग ने चुपचाप पूछा, आपको कैसे पता? शेनुआन ने अपने गिलास में शराब डालते हुए सहजता से कहा, असल में मैं आपके पति झेंग शानायोंग को जानता हूँ। वो फॉर्स स्टोर के डायरेक्टर है ना? उनके बारे में पहले बहुत कुछ सुन चुका हूँ। चेन मेरी कर्मचारी थी, उसने नौकरी छोड़ी आपके पति की वजह से, है ना? लिनु चांग चौंक गई। चेहरे पर हैरानी और उलझन एक साथ उभर आई। क्या वो दोनों के बीच कुछ था? शेनुआन ने गिलास उसके गिलास से टकराते हुए कहा, असल में बात कुछ और ही थी। जेंग शानायोंग अक्सर चेन को परेशान करता था, वो बर्दाश्त नहीं कर पाई इसलिए चली गई। इस बात को सुनते ही लिनु चांग की सांस अटक गई। अगर ये सच है तो उस पर एक और इल्जाम जुड़ जाएगा। उसने चुपचाप एक घूंट शराब पी और फिर धीरे धीरे बोलने लगी, असल में मैं तलाक की तैयारी कर रही हूँ। लिनु चांग की आवाज धीमी हो गई। मैंने उसके धोखे के बहुत सारे सबूत इकट्ठा कर लिए हैं। कई सारी चैट्स देखी हैं जहां वो अपने अधीनस्थों को जबरदस्ती धमकाता था। इतना कहते कहते उसने अपने सिर को दोनों हाथों से पकड़ लिया, जैसे दर्द अब सहा नहीं जा रहा हो। जब मेरी उससे शादी हुई थी मैंने कभी नहीं सोचा था कि वो ऐसा निकलेगा, लेकिन जब ये सोचती हूँ कि वो मेरे बच्चे का पिता है तो रुक जाती हूँ। डर लगता है अगर बच्चा एक सिंगल पेरेंट के साथ बड़ा हुआ तो कहीं उसके मन पर असर न पड़े। शेनवान ने उसे गंभीरता से देखा और ठोस लहजे में कहा, फैसले के वक्त दिल और दिमाग दोनों को मजबूत रखना जरूरी होता है। बच्चा जरूर अहम है, लेकिन अगर ऐसी स्थिति लगातार उसके सामने बनी रही तो जो नुकसान होगा वो कहीं ज्यादा गहरा होगा। इसलिए चाहे अपने लिए हो या अपने बच्चे के लिए सही फैसला लेना ही पड़ेगा। लिनु चांग जैसे किसी गहरी नींद से जागी हो बोली, तुमने बिल्कुल सही कहा। वो शेनवान की तरफ देखती रही और मन ही मन सोचने लगी, पहले तो बस यही लगा था कि वो जवान है और दिल का बड़ा, लेकिन अब जब गौर से देखती हूँ तो लगता है वो मेरी सोच से भी ज्यादा परिपक्व है। उसके भीतर एक अलग ही आकर्षण है जो झेंग शानयोंग में बिल्कुल नहीं था। वो उसे देखती रही, सामने बैठा, धीरे धीरे शराब पीता हुआ। दिल के भीतर एक अजीब सी शांति महसूस होने लगी। पुराने लोग ठीक ही कहते हैं, किसी आदमी को सिर्फ उसके चेहरे से मत आंखो, लेकिन ये भी सच है कि अगर साथ में कोई अच्छा दिखने वाला हो तो मन कुछ हल्का जरूर हो जाता है। शराब और थोड़ी शर्म के असर से उसका चेहरा गुलाबी हो गया। धीरे से बोली, शेनुआन। शुक्रिया, शेनुआन ने नम्रता से मुस्कुराकर जवाब दिया। इतना औपचारिक मत बनो। गिलास खत्म करने के बाद लिनु चांग खड़ी हुई। चलें? शेनुआन भी उठ खड़ा हुआ। हाँ चलो। अचानक शायद शराब का असर था, लिनु चांग के कदम डगमगाए और वो एक तरफ लुढ़कने लगी। शेनुआन तुरंत आगे बढ़ा और उसे थामते हुए बोला, सावधान। लिनु चांग ने ऊपर देखा, नजरें झुकी हुई, धीरे से बोली, माफ करना। शेनुआन ने मुस्कुराकर कहा, मिस लिन, इसमें माफी कैसी? लेकिन उसके दिल में कुछ और ही चल रहा था। ये कितनी खुशबूदार है। अचानक लिनु चांग ने आगे बढ़कर शेनुआन के गाल पर हल्के से एक चुंबन दे दिया। शेनुआन तो जैसे कुछ समझ ही नहीं पाया, अवाक खड़ा रह गया। चुंबन के बाद वो बिना कुछ कहे अपने सामान के साथ वापस लौट गई। शेनुआन वहीं खड़ा रह गया, उसकी पीठ को जाते हुए देखता रहा। मन ही मन सोचने लगा, ये क्या था? मुझे चूम लिया और बस चली गई। क्या कोई असली टक्कर नहीं होनी चाहिए थी? उधर लिनु चांग का चेहरा शर्म से और भी गर्म हो गया था। वो तेज कदमों से चलती रही, फिर अचानक अपने गालों पर हाथ मारते हुए सोची, लगता है अब तक नशा नहीं उतरा। इतने सालों तक मैं हमेशा अपनी हद में रही, कभी किसी सीमा को नहीं लांघा। हाँ, एक चीज जो थोड़ी हटकर थी वो ये कि अपनी जरूरतें खुद ही पूरी कर लेती थी। पर अभी मुझे क्या हो गया था? सब झेंग शानयोंग की वजह से है। न मर्द में दम है, न जिम्मेदारी निभाने की ताकत। इधर शेनवान के चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान तैर रही थी, मन कुछ हल्का सा, शायद थोड़ा उत्साहित भी। उसने फोन उठाया और नंबर डायल किया। हेलो चेन, हॉस्टल बंद हो चुका है, अब वापस नहीं जा सकता। क्या आज रात तुम्हारे यहाँ रुक सकता हूँ? बाहर कोई रूम लेकर रहने का कोई मतलब नहीं है, पैसे की बर्बादी है। फिक्र मत करो, आज कुछ नहीं करूंगा, बस थोड़ा गले लगकर सो जाएंगे। 20 मिनट बाद चेन ने जल्दी से दरवाजा खोला। पतले नाइटवियर में थी और शेनुआन की हालत देखकर चेनोर हैरान रह गई। हे भगवान, आखिर कितना पी लिया तुमने? शेनुआन दरवाजे से टिके हुए हल्का सा सिर झुकाकर बोला, स्कूल लीडर्स के साथ दावत थी। चेनोर ने बिना कुछ कहे तुरंत उसे थामा और अंदर ले आई। चिंतित होकर बोली, पहले बैठो, 10 मिनट आराम करो, फिर नहाना। मैं तुम्हारे लिए हैंगओवर की चाय बना देती हूँ। लेकिन अभी उसने कुछ ही कदम बढ़ाए थे कि पीछे से शेनुआन ने उसे बाहों में भर लिया। धीरे से बुदबुदाया, रुको ना, पहले थोड़ा गले लगने दो, बस गले लगने दो। शेनुआन की बाहें अचानक और कस गईं, उसके हाथ धीरे धीरे भटकने लगे। चिनोर ने शर्माते हुए कहा, यही है तुम्हारा सिर्फ गले लगना? शेनुआन ने थोड़ी शरारत से जवाब दिया, मैं कुछ नहीं कर रहा, बस गले लगा रहा हूँ। चिनोर ने हल्की नाराजगी से कहा, तुम जानते हो मैं कैसी हूँ? उसी वक्त कुछ पुराने लम्हे उसकी आंखों में तैरने लगे। पहली बार उसने कहा था, बस ऊपर चलकर पानी पियेंगे। दूसरी बार ट्रेनिंग के बहाने उसके मन में एक उलझन लौट आई। वो हर बार धीरे धीरे अपनी हदें तोड़ता रहा था।
इस बार तो उसका बहाना और भी बचकाना था। सिर्फ गले लग रहा हूँ, कुछ नहीं करूंगा। चेनोर कुछ पल के लिए निशब्द रह गई, फिर धीरे से बोली, तुम्हारा किरदार अब भी खुद को संयमी समझते हो? शेनवान ने मासूमियत से कहा। चेन, क्या हमारे बीच इतनी सी भी समझदारी नहीं बची? चेनोर का चेहरा शर्म और झुंझलाहट से लाल हो गया। बोली, ठीक है, जैसे तुमने कहा, लेकिन फिर इस कंबल के साथ ही सोना, चाहे सिर्फ गले लगना ही क्यों ना हो। कंबल के अंदर की दूरी तो बनी रहनी चाहिए। शेनुआन ने देखा कि वो खुद को पूरी तरह कंबल में लपेट चुकी थी। हंसी रोक नहीं पाया। पहली 2 बार भले ही वो थोड़ा झिझकी थी, लेकिन अब लगता है शेनोर ने कहीं ना कहीं मुझे स्वीकार कर ही लिया है। फिर भी अब तक वो दूरी बनाए हुए है, लेकिन रात लंबी है और रास्ते बहुत हैं। इतना सोच ही रहा था कि उसे जोर से छींक आ गई। शेनोर तुरंत उठकर बैठ गई। क्या हुआ शेनवान? वो कंबल में सिकुड़ते हुए धीमी आवाज में बोला। ठंड लग रही है, बहुत ज्यादा ठंड। शेनोर घबरा गई। ऐसी बहुत तेज है क्या? रुको, मैं अभी सेटिंग कम कर देती हूँ। वो बिस्तर से उतरकर ऐसी की तरफ बढ़ गई और कमरा थोड़ी देर के लिए सच में ठंड से गर्मजोशी की ओर बढ़ गया, जैसे एक मछली जिसने चारा खा लिया हो। शेन युआन ने चेना की सफेद कलाई पकड़ी और कहा, इतना झंझट करने की जरूरत नहीं है। फिर उसने अपनी नग्न देह से चेना को गले लगा लिया और आंशिक रूप से कहा, अगर हम दोनों एक ही कंबल में लिपट जाएं तो अब ठंड नहीं लगेगी। फिर शेन युआन ने पीछे से हमला किया और चेना बस चुपचाप सहन करती रही। उसने बहुत खुशी से कहा, देखो, अब ठंड नहीं लग रही। एक जुनूनी रात के बाद शेन युआन ने सुबह उठकर पाया कि चेना उसके पास नहीं थी। बस एक पत्र पड़ा था जिसमें लिखा था, मैं कैफे जा रही हूं, तुम गंदे इंसान। मैंने तुम्हारे कपड़े धो दिए हैं, लेकिन वो सूखे नहीं हैं, इसलिए मैंने तुम्हारे लिए नए कपड़े खरीदे हैं। नाश्ता स्टीमर में है, अगर तुम उठते वक्त ठंड लगे तो उसे खोलकर खुद गर्म कर लेना। शेन युआन ने संदेश पढ़ा और इतना गर्म और खुश महसूस किया कि उसने सोचा, कमबख्त, ऐसी अच्छी लड़की कहाँ मिलती है? मुझे उसे इनाम देना होगा, मुझे उसे जरूर इनाम देना होगा। किसी वक्त समय निकालकर उसे एक कार्ड जरूर खरीदूंगा। फोन की घंटी बजी। स्क्रीन पर लियू मिंगलू की हॉट बॉडी और तीव्र आवाज दिखाई दी। तुम कब मेरे साथ जीएमजे आ रहे हो? मैं तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ। शेन युआन ने जल्दी से फोन को किनारे रखा और अपनी आंखें कसकर बंद कर ली। उसके दिल में यह ख्याल आया, सुबह सुबह ये क्या देख रहा हूँ? ये मेरी बेस्ट फ्रेंड है, मैं नहीं देखूंगा, नहीं देखूंगा। लियू मिंगलू ने यह देख लिया और उसने फोन को अपनी गोल गोल छाती से सटाकर ललचाती आवाज में कहा, तुम फोन इतना दूर क्यों रख रहे हो? क्या हुआ? क्या तुम डर गए हो कि मैं तुम्हें खा जाऊं? शेन युआन ने दिल में लियू मिंगलू पर आंखें तरेरी और गुस्से में बुदबुदाया, कमबख्त, ये लड़की मुझे खुलकर उकसा रही। लियू मंगलू से बात करते हुए अचानक शेन युआन के पास एक कॉल आ गई। वो हैरानी से बड़बड़ाया, टीचर का फोन है। उसने जल्दी से लियू मंगलू से कहा, अभी थोड़ा बिजी हूँ, बाद में कॉल करता हूँ। लियू मंगलू ने आंख मारते हुए मुस्कुराकर जवाब दिया, ठीक है, तुम बात कर लो। शेन युआन ने फोन उठाया, आराम से पूछा, टीचर ली, सब ठीक तो है? उधर से ली शियो खुशी से बोली, तुम्हारी रिक्वेस्ट स्कूल बोर्ड और शिक्षा विभाग ने अप्रूव कर दी है। अगले 2 दिन में दस्तावेज तैयार होंगे और फिर ऑफिशियल अनाउंसमेंट शुरू हो जाएगी। जैसे ही स्टूडेंट्स अपने आवेदन और एंटरप्रेन्योरशिप प्लान जमा करेंगे, सब तुम्हारे पास रिव्यू के लिए भेज दिए जाएंगे। शेन युआन ने जिज्ञासा से पूछा, क्या उन्हें अपने आवेदन में हाइट, वेट और पोर्ट्रेट फोटो भी देना होगा? ली शियो थोड़ी अचकचाई, क्यों? इसका बिजनेस स्टार्ट करने के इरादे से क्या लेना देना? शेन युआन हंसते हुए बोला, बहुत कुछ। जो लोग बिजनेस स्टार्ट करने लायक होते हैं, उनका व्यक्तित्व और अनुशासन उनके लुक से भी झलकता है। मेरा स्टैंडर्ड बहुत हाई है। ली शियो को थोड़ा अजीब लगा। वो झिझकते हुए बोली, ऐसा भी होता है क्या? लेकिन फिर मान भी गई। ठीक है, ये डिटेल भी ऐड करवा दूंगी। सेक्रेटरी लू ने यूथ लीग कमेटी के स्टूडेंट कैडर को कहा है, वो आज रात तुमसे कांटेक्ट करेगा। शेन युआन ने कंबल एक तरफ फेंकते हुए बेड से उठते हुए कहा, यहाँ मेरी तरफ से तो सब क्लियर है। अचानक ली शियू की आवाज में झिझक आ गई, चेहरा भी थोड़ा लाल हो गया। धीरे से बोली, वो शेन युआन, मैं और मेरी छोटी बहन कल सुबह शिफ्ट हो रहे हैं, तुम्हारे पास टाइम है? शेन युआन बिना सोचे बोले, बिल्कुल है, कल मिलते हैं। आधा घंटा बीतने के बाद नाश्ता करके बाहर निकलने की तैयारी कर ही रहे थे कि शेन युआन का फोन फिर बज उठा। वो चौंक कर बड़बड़ाया, लियू मंगलू का फिर से कॉल आ गया। जैसे ही उसने फोन उठाया, उधर से लू मिंगलू शिकायती अंदाज में बोल पड़ी, क्या कर रहे हो तुम? कहा था ना कि थोड़ी देर में मिलने आओगे। आधा घंटा से ऊपर हो गया, अब तक फ्री नहीं हुए, मुझे तो यकीन नहीं हो रहा। शेन युआन ने बेपरवाही से जवाब दिया, बिजी हूं, बाहर निकलने की तैयारी कर रहा हूं। 2 फर्नीचर कंपनियों से अपॉइंटमेंट है, विला के डिजाइन प्लान पर डिस्कशन करना है। लू मिंगलू ने यह सुनते ही उत्साहित होकर पूछा, तो क्या तुम्हें एक पूंछ चाहिए जो तुम्हारे पीछे पीछे चले? शेन युआन कपड़े पहनते हुए मुस्कुराया, खुद ही कह रही हो पूंछ, फिर ले जाकर क्या करूं? लेकिन अगर तुम्हें सच में आना है तो साथ चल सकती हो। मन ही मन उसने सोचा, भले ही लू मिंगलू थोड़ी चंचल है, पर प्लान डिस्कशन के वक्त वो इमोशनल सपोर्ट देना अच्छे से जानती है। उसके जैसी सुंदर लड़की साथ हो तो माहौल काफी बेहतर हो जाएगा। उधर लू मिंगलू खुशी से आंख मारते हुए बोली, तो ठीक है, तुम मुझे पिक कर लो, मैं स्पोर्ट्स रूम में तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ। शेन युआन ने सुनते ही बस शांत सा
ठीक है कहा और फिर फोन काट दिया। कुछ देर बाद शेन युआन वहां पहुंच गया। जैसे ही वो कार से उतरा, एक आदमी उसकी तरफ बढ़ा और पूछा, भाई क्या तुम भी यहाँ किसी का इंतजार कर रहे हो? फिर आंख दबाते हुए बोला, लगता है लड़की का इंतजार कर रहे हो, है ना? शेन युआन ने सामने वाले को देखते हुए सिर हिलाया। हाँ, सही पकड़ा। वो आदमी शेन युआन को ऊपर से नीचे तक घूरते हुए बोला, तुम्हारी कार ठीक ठाक है, लेकिन सिर्फ कार से लड़कियां इंप्रेस नहीं होती। अगर हाई क्वालिटी माल चाहिए तो मेहनत और स्टैंडर्ड दोनों बढ़ाने पड़ते हैं, जैसे मैं करता हूँ। ये कहकर वो अकड़ते हुए अपनी लग्जरी कार से टिक गया। शेन युआन ने हल्की सी मुस्कान के साथ जवाब दिया, ऐसा है क्या? उसी वक्त लू मिंगलू हॉट ड्रेस में गुलाबी चेहरा लिए मुस्कुराती हुई शेन युआन के पास चली आई। उधर का आदमी उसे देखते ही लपक पड़ा। बेहद जोशीले अंदाज में बोला, मिंगलू आखिरकार तुम फ्री हो गई, मैं कब से तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। चलो ना, कुछ अच्छा खाते हैं, जो दिल करे। लू मिंगलू ने सिर हल्का सा झुकाते हुए प्रोफेशनल मुस्कान के साथ कहा, प्रेसिडेंट फैन, सॉरी, मैं पहले ही मैसेज कर चुकी हूँ। मेरा आज एक दोस्त के साथ प्लान है। मन में उसने सोचा, प्रेसिडेंट फैन के पास खूब पैसा है, पर सब कुछ मम्मी पापा ने दिया है, खुद के पास ज्यादा कंट्रोल नहीं है। लेकिन शेन युआन अलग है, इसलिए फैन सिर्फ सेकंड चॉइस बन सकता है। फैन ने हार नहीं मानी, हड़बड़ाते हुए बोला, कोई बात नहीं, मैं भी साथ चल सकता हूँ, तुम्हारा दोस्त अगर मना ना करे तो। शेन युआन ने शालीनता से कार का दरवाजा खोलते हुए कहा, सॉरी भाई, मुझे उन लोगों के साथ बैठकर खाना पसंद नहीं जो जी क्लास चलाते हैं। लू मिंगलू कार में बैठ गई और दरवाजा बंद करते हुए चमकती मुस्कान से बोली, चलो शेन युआन। शेन युआन ने फुर्ती से गाड़ी आगे बढ़ा दी। जाते जाते फैन की तरफ देखकर हंसते हुए कहा, छोड़ दो भाई। फैन वहीं खड़ा गुस्से से दांत पीसने लगा। मन में बड़बड़ाया, मिंगलू इस लौंडे की गाड़ी में बैठ गई, ये क्या हो गया? मैं जी क्लास चलाता हूँ फिर भी हार गया, और ये M9 में आया और बाजी मार ले गया। कुछ देर बाद रास्ते में लू मिंगलू कार में आराम से बैठते हुए बोली, अभी जो प्रेसिडेंट फैन मिला था ना, वो हमारे स्टोर का हाई एंड मेंबर है, काफी पैसा जमा करवाया है उसने, घर भी अच्छा खासा अमीर है, वो कार भी 2 मिलियन से ऊपर की है। शेन युआन ने बेरुखी से पूछा, तो? लू मिंगलू ने बात आगे बढ़ाई, काफी टाइम से मेरा पीछा कर रहा है, पर मैंने एक बार भी हाँ नहीं की। शेन युआन ने बस हल्के से हम्म किया, जैसे उसे कोई फर्क ही ना पड़ता हो। लू मिंगलू ने उसका ठंडा रुख देखा तो थोड़ा नाखुश हो गई। होंठ फुलाते हुए बोली, आज तुम इतने चुप क्यों हो? ये तुम्हारी आदत नहीं है। शेन युआन ने शांत लहजे में पलटकर पूछा, तो तुम्हें मुझसे क्या सुनना है? लू मिंगलू ने सिर झुकाते हुए धीमे से कहा, पता नहीं, बस ऐसा लग रहा है कि आज तुम में वो एनर्जी नहीं है। शेन युआन ने देखा कि वो नाराज होने का नाटक कर रही थी। दिल ही दिल में मुस्कुराया, सोचने लगा, समझ रहा हूं तुम्हारा इरादा, ये जताना चाहती हो कि मैं अकेला ऑप्शन नहीं हूं, और भी लोग हैं, ताकि मुझे भी थोड़ा खतरा महसूस हो। वो आराम से बोला, मर्द तभी एक्टिव होते हैं जब खेल रहे हों या खेलने वाले हों, लेकिन तुम तो मेरे साथ बॉल नहीं खेल रही, फिर एक्टिव कैसे हों? लू मिंगलू फौरन उसकी तरफ मुड़ी और चौंक कर बोली, शेन युआन। फिर उसका हाथ पकड़ते हुए झुंझलाई, क्या सारे लड़के तुम्हारी तरह इतने बिगड़े हुए होते हैं? शेन युआन ने मजे लेते हुए मुस्कुराकर कहा, मैंने क्या किया, मैं तो बास्केटबॉल की बात कर रहा था। लू मिंगलू शर्म से लाल हो गई, झेंपते हुए बोली, बस करो अब, पिछली बार कैफे में भी जैसे ही मैं गई तुम फौरन ऊपर भागे थे नाना को मनाने। तुम्हें खुद पता है कि उस वक्त तुम्हारे मन में क्या चल रहा था। शेन युआन ने मन ही मन सोचा, लगता है ये किस्सा लू मिंगलू जिंदगी भर नहीं भूलेगी। शेन युआन बहस नहीं करना चाहता था, इसलिए बात बदलते हुए पूछ बैठा, तुम इन 2 दिनों में इतनी फुर्सत में कैसे हो? मेरा पीछा करने तक का टाइम मिल गया? लू मिंगलू ने बेझिझक जवाब दिया, फुर्सत कहाँ, तुम्हारे लिए कुछ प्राइवेट क्लासेस पोस्टपोन कर दी हैं बस। शेन युआन ने मुड़कर सराहना करते हुए कहा, तो फिर तो मुझे थोड़ी शर्म आनी चाहिए। लू मिंगलू ने उसे गहरी नजरों से देखते हुए मुस्कुराकर कहा, अगर वाकई शर्म आती है तो कुछ बढ़िया खाने की ट्रीट दे दो। शेन युआन ने चमकती मुस्कान के साथ जवाब दिया, कोई दिक्कत नहीं, जो दिल करे सब खिलाऊंगा। लू मिंगलू ये सुनकर थोड़ी शर्मा गई, मुंह बनाते हुए बोली, क्या खिलाओगे? शेन युआन ने हंसते हुए चुटकी ली, तुम तो बस मौके का फायदा उठाना जानती हो। दोनों जोर से हंस पड़े। फिर शेन युआन ने हंसी रोकते हुए कहा, ठीक है, अब तंग नहीं करूंगा, चलो पहले कुछ खा लेते हैं, उसके बाद फर्नीचर कंपनी चलते हैं। दृश्य बदलता है, दोपहर, फर्नीचर कंपनी में। डिजाइन डायरेक्टर फुजेंग माई बाहर आए, बेहद गर्मजोशी से बोले, नमस्कार मिस्टर शेन, मैं फुजेंग माई हूँ, ग्वांडिंग का डिजाइन डायरेक्टर, आइए बैठते हैं, आराम से बात करते हैं। शेन युआन सीधे मुद्दे पर आ गए, हल्की मुस्कान के साथ बोले, सीधी बात करें, कल ऑनलाइन ही अपनी सारी डिटेल्स दे चुका हूँ। शेन युआन ने शांत लहजे में कहा, मैं आज बस प्लान देखने आया हूँ। फुजेंग माई बैठते हुए बोले, आपके बजट और जरूरतों के हिसाब से हमने 3 डिजाइन स्टाइल तैयार किए हैं, यूरोपियन लाइट लग्जरी और मॉडर्न चाइनीज। आप देख लीजिए, जो पसंद आए चुन लीजिए, अगर कुछ बदलाव चाहिए तो तुरंत एडजस्ट कर देंगे। लू मिंगलू एक तरफ हाथ बांधकर बैठी थी, उसने उत्साहित होकर कहा, तीनों प्लान तो कमाल के हैं। फिर जिज्ञासा से शेन युआन से पूछा, वैसे तुम्हारा बजट कितना है? शेन युआन ने हल्के अंदाज में लेकिन साफ आवाज में कहा, 2 करोड़। लू मिंगलू दंग रह गई, चौंक कर बोली, क्या कहा? वो मन ही मन जल्दी से हिसाब लगाने लगी। 1000 स्क्वायर मीटर से बड़ी विला और डेकोरेशन का बजट 2 करोड़। अगर इतनी आसानी से खर्च कर सकता है तो इसकी संपत्ति 100 करोड़ से कम नहीं होगी। मैंने इसे बहुत हल्के में ले लिया था। नहीं,
अब पहले से भी ज्यादा कोशिश करनी पड़ेगी। यही सोचते हुए उसने धीरे से अपनी ड्रेस और स्कर्ट ठीक की, जिससे उसकी बॉडी की कर्व्स और भी साफ नजर आने लगी। 15 मिनट बाद शेन युआन खड़ा हो गया और कहा, ठीक से देखा तो मॉडर्न चाइनीज स्टाइल ही चुनो। जो बातें मैंने अभी बताई उन्हें भी जोड़ देना, एडिट कर लो, फिर दोबारा डिस्कस करेंगे। वैसे मैंने एक और डिजाइन कंपनी से भी अपॉइंटमेंट लिया है, दोनों का फाइनल प्लान देखकर ही डिसीजन लूंगा। फुजेंग माई भी उठते हुए बेहद गर्मजोशी से बोले, बिल्कुल मिस्टर शेन, तीन ऑप्शन देखकर कोई नुकसान नहीं है। फिर उन्होंने थोड़ा झुककर पूछा, वैसे क्या आपके पास आज रात समय है? हमारे कंपनी के प्रेसिडेंट वांटिंग आपसे डिनर पर मिलना चाहते हैं। चाहे आप कॉन्ट्रैक्ट साइन करें या नहीं, वो बस आपको अच्छे से जानना चाहते हैं। शेन युआन ने फोन निकालते हुए थोड़ा सोचते हुए कहा, अभी तो तुम्हारी कंपनी से कॉन्ट्रैक्ट साइन भी नहीं हुआ, ऐसे में खाना खाना कुछ अजीब नहीं लगेगा? फुजेंग माई मुस्कुराते हुए बोले, मिस्टर शेन, इसमें कोई औपचारिकता नहीं है। प्रेसिडेंट वांटिंग बस आपसे दोस्ती करना चाहते हैं। आखिरकार शेन युआन ने भी हामी भर दी। फुजेंग माई ने खुशी से चमकते चेहरे के साथ कहा, तो फिर मैं आपका वीचैट जोड़ लेती हूँ, रेस्टोरेंट का एड्रेस वहीं भेज दूंगी, आगे प्लान्स पर भी आसानी से बात हो जाएगी। शेन युआन ने हल्के से सिर हिलाते हुए जवाब दिया, ठीक है, फिर हम निकलते हैं। जब वो बाहर निकले, फुजेंग माई ने श्रद्धा और प्रशंसा से हाथ हिलाकर उन्हें विदा किया। वो मन ही मन सोचने लगी, इंटीरियर डेकोरेशन में 20 करोड़ खर्च कर रहा है, जो खुद विला से भी महंगा पड़ रहा है। अकेले इस एक ऑर्डर से कंपनी का आधा साल आराम से निकल सकता है। ऐसा क्लाइंट कोई आम अमीर ज्यादा नहीं है, इसे सच में पूरे दिल से संभालना पड़ेगा। शेन युआन को विदा करने के बाद फुजेंग माई वापस मुड़ी। वो एक आदमी के सामने खड़ी होकर जोश से बोली, प्रेसिडेंट वॉन, मिस्टर शेन ने आज रात डिनर के लिए हाँ कर दी है। गुआंडिंग कंपनी के जनरल मैनेजर वॉन रेनमैन ने सिर थोड़ा झुकाकर गंभीरता से सोचा, फिर फुजेंग माई से पूछा, अगर एक बार साथ में खाना खा लिया जाए तो डील फाइनल होने की संभावना काफी बढ़ जाती है। ऐसा बड़ा क्लाइंट किसी भी हालत में हमारे कॉम्पिटिटर्स के हाथ नहीं लगना चाहिए। क्या वो अकेले आ रहे हैं? फुजेंग माई ने तुरंत जवाब दिया, नहीं, उनके साथ एक लड़की भी है, पर वो उनकी गर्लफ्रेंड जैसी नहीं लग रही। वॉन रेनमैन ने थोड़ी देर सोचा, फिर मुस्कुराते हुए कहा, अच्छा है कि वो गर्लफ्रेंड नहीं है। ध्यान रखना, आज रात मेहमानों के स्वागत के लिए सुजुई को भी बुलाना। शेन युआन जैसे क्लाइंट के लिए हमें अपनी सबसे बड़ी ताकत दिखानी होगी। लू मिंगलू शेन युआन के पास बैठी थी, चेहरे पर हल्की लाली थी और उसने अपनी ड्रेस खींचते हुए अर्थपूर्ण आवाज में कहा, शेन युआन, कार में ऐसी चला हुआ है ना, बहुत गर्मी है। शेन युआन ने शांत स्वर में पूछा, क्या सच में? मुझे तो बिल्कुल गर्मी महसूस नहीं हो रही। लू मिंगलू ने एक चंचल नजर से देखा, फिर पूछा, सच में? तो अब हम क्या करेंगे? शेन युआन ने ठंडे तरीके से कहा, क्या तुम वापस काम पर नहीं जा रही हो, या फिर तुम मेरे साथ एक और खाना मुफ्त में खाने आना चाहोगी? लू मिंगलू शेन युआन की तरफ झुकते हुए बोली, खैर, तुम्हारे साथ तो बस खाना और कुछ नहीं, आज तो मैं तुम्हारी पूंछ बनना चाहती हूँ, पूरा दिन। शेन युआन हंसी के साथ बोला, मेरी पूंछ बहुत समझदार होती है, अगर वो साथ चलती है तो एक पूरा दिन और रात साथ ही रहना चाहिए, दिन भर के लिए ही कैसे हो सकता है? उसकी ये बातें सुनते ही लू मिंगलू के दिमाग में एक अस्पष्ट सा दृश्य उभर आया। उसने शर्माते हुए अपना चेहरा ढक लिया और कहा, पूरा दिन और रात? तुम क्या बोल रहे हो बड़े भद्दे आदमी? मुझे तो कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं तुम्हारे साथ ही चलूंगी, मैं कार से बाहर नहीं निकलूंगी। कार में फोन बजा। लियू मांगलू ने जवाब दिया और दूसरी तरफ से किसी ने खुशी से पूछा, लू बाओ, क्या कर रही हो? लियू मांगलू ने खुशी से जवाब दिया, चियान, मैं कार में हूँ। दूसरी तरफ से हाओ चियान ने उत्सुकता से पूछा, ये किसकी कार है? फैनजोंग की शीशे वाली कार। अपने कपड़े पहनते हुए उसने सोचा, हालांकि फैनजोंग चेन युआन की तरह 3 मिलियन खर्च करके घर नहीं खरीदता, लेकिन उसके लिए मांगलू के बैग और कॉस्मेटिक्स खरीदना कोई बड़ी बात नहीं है। लियू मांगलू ने शांति से जवाब दिया, नहीं, मैं चेन युआन की कार में हूँ। हाओ चियान चौंक गई और उसने भौहें चढ़ाई। कौन? चेन युआन? तुम दोनों कब मिले? लियू मांगलू ने मुस्कुराते हुए बताया, नहीं, मैं आज उसके साथ डेकोरेशन प्लान देखने गई थी। तुम्हें पता नहीं, उसने 10 मिलियन से ज्यादा में एक विला खरीदा है और वह डेकोरेशन पर 20 मिलियन और खर्च कर रहा है। हाओ चियान हांफने लगी, मुश्किल से सांस ले पा रही थी। क्या? ये बहुत ज्यादा खर्चीला है। अभी 3 मिलियन खर्च किए और पलक झपकते ही 30 मिलियन और। हाओ चियान कियान मदद नहीं कर सकी और सोचने लगी, चेन ना की किस्मत कितनी अच्छी है ना? इतना अमीर शुगर डैडी मिल गया। हमने कहा था कि हम साथ में दुख झेलेंगे, लेकिन वह चुपके से किनारे लग गई। नहीं, मांगलू भी इस लग्जरी यॉट पर सवार हो गई लगती है। हाओ चियान ने अपना फोन पकड़ा और रोते हुए कहा, एक बेस्टी ठीक है, लेकिन अब दूसरी मुझसे भी बेहतर है। क्या इसलिए कि उनके बूब्स मुझसे बड़े हैं? दृश्य परिवर्तन। दोपहर, नानेंग रेस्टोरेंट। एक नौजवान अभिवादन करने के लिए आगे बढ़ा। वान शू, क्या आप भी यहाँ खा रहे हैं? वान जोंग आगे बढ़ी और गर्मजोशी से कहा, श्याओ हाई, कितना अच्छा संयोग है, मैं यहाँ एक मेहमान का इंतजार कर रही हूँ। शाहुए हाथ मिलाने के लिए आगे बढ़ा और कहा, मेरा भी यहाँ डिनर का इनविटेशन है, मैं बाद में आपको टोस्ट करने आऊंगा। उसने सोचा, लगता है ये गेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, वरना अंकल जुआन खुद यहाँ वेट नहीं कर रहे होते। जाते वक्त उसने वानजोंग के पीछे एक भोली भाली लड़की को आते हुए देखा। उसने सोचा, कब से अंकल जुआन के साथ इतनी खूबसूरत लड़की है? अगर वानशू मेरे फ्यूचर फादर इन लॉ नहीं होते तो मैं उसका नंबर मांगने का कोई तरीका जरूर निकाल लेता। कुछ देर बाद
चेन युआन पहुंचा। उसके एम्प्लॉय ने अदब से बाहर आकर वानजोंग से इंट्रोड्यूस कराया। ये चेन शियान है। वानजोंग गर्मजोशी से आगे बढ़ी और कहा, हेलो चेनजोंग, आप वाकई यंग और प्रॉमिसिंग हैं। चेन युआन आगे बढ़ा और जुआन रेनमिन से पोलाइटली हाथ मिलाते हुए कहा, हेलो वानजोंग। उसने लियू मांगलू की तरफ देखा और पूछा, ये शायद आपकी गर्लफ्रेंड है। चेन युआन ने जल्दी से हाथ हिलाया और एक्सप्लेन किया, प्लीज मिसअंडरस्टैंड मत कीजिए, हम सिर्फ नॉर्मल फ्रेंड्स हैं। वह आज बस मेरे साथ आ गई हैं। उनका सरनेम लियू है। इन्फॉर्मेशन कंफर्म करने के बाद उसने पोलाइटली ग्रीट किया, हेलो लियू शियाओ जी। लियू मांगलू ने भी रिप्लाई किया, हेलो वानजोंग। लियू मांगलू ने पाउट किया और कुछ अनकंफर्टेबली चेन युआन की तरफ देखा, सोचते हुए, डैम इट चेन युआन, इतना एजिटेटेड क्यों हो? अगर तुम मेरे बॉयफ्रेंड नहीं हो तो क्या हो? किसी ने तुम्हें ना कहने के लिए फोर्स नहीं किया। एनोइंग। जुआन रेनमिन ने तब कहा, चेन शियान प्लीज ऊपर चलते हैं। उन्होंने मैग्नेनिमसली ये भी कहा, प्लीज वानजोंग। कुछ देर बाद वे प्राइवेट रूम में दाखिल हुए। जुआन रेनमिन ने मुंह खोला और अपने बगल में बैठी ऑरेंज हेयर वाली लड़की की तरफ इशारा करते हुए कहा, चेनजोंग, मैं आपको इंट्रोड्यूस करना भूल गया, ये हमारी कंपनी की डिजाइन असिस्टेंट है सुई। लड़की ने शर्मीली और धीमी आवाज में कहा, हेलो चेनजोंग। चेन युआन ने पोलाइटली अपना हाथ बढ़ाया और कहा, हेलो। अपने मन में उसने सोचा, इसकी स्किन कितनी सॉफ्ट और भरी हुई है और इसके जेड जैसे हाथ बोनलेस लगते हैं, खासकर इसकी प्योर और इनोसेंट नेचर। सुईवी का टेम्परामेंट उन लड़कियों से बिल्कुल अलग है जिन्हें वह जानता था। चेन युआन का एटीट्यूड देखकर वान रेनमिन ने अपना ग्लास उठाया और सोचा, बहुत बढ़िया, लगता है सुई ने चेनजोंग पर अच्छा इंप्रेशन छोड़ा है, इसलिए दूरी कम हो गई है। उसने खुशी से कहा, चेनजोंग, आज हम बिजनेस के बारे में बात नहीं करेंगे, सिर्फ दोस्ती करेंगे। पहला टोस्ट मेरी तरफ से। फूजांगमे ने भौहें चढ़ाई और सुवी को याद दिलाया, जो अभी भी बैठी हुई थी, क्या खोई हुई हो, जल्दी से चेनजोंग को टोस्ट करो। आखिरकार सुवी ने अजीब तरह से अपना वाइन ग्लास उठाया और शर्मीली आवाज में कहा, चेनजोंग, मैं आपको टोस्ट करती हूँ। चेन युआन ने अपना ग्लास उठाया और खुशी से एक्सेप्ट किया। लियू मांगलू जलन से चेन युआन के करीब झुकी और बोली, छोटे चेनजोंग, चलो साथ में पीते हैं, एक ग्लास हम भी। चेन युआन ने लियू मांगलू का ग्लास पकड़ा और मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हें अभी नहीं पीना चाहिए, वरना बाद में ड्राइव कौन करेगा? लियू मांगलू को अंदर तक खुशी हुई और उसने धीरे से जवाब दिया, ओके ओके, मैं तुम्हारी बात सुनूंगी। अपने मन में उसने सोचा, पता नहीं चेन युआन इसका फायदा उठाकर मुझसे नजदीकी बढ़ाने की कोशिश करेगा या नहीं, लेकिन हमारे साथ होने की यह फीलिंग वाकई बहुत अच्छी है। सुई चेन युआन के बगल में गई और धीरे से कहा, चेनजोंग, मैं आपको फिर से टोस्ट करती हूँ। चेन युआन ने जेंटली स्माइल किया और उससे कहा, थोड़ी चाय लो, इट्स ओके। उसके वर्ड्स ने सुई को स्टन कर दिया। इसी वक्त जुआन रेन ने भी सुई से कहा, चेनजोंग की सुनो, वह तुम्हारी केयर करता है, इसलिए वह तुम्हें पीने नहीं देगा। वही नानजिंग यूनिवर्सिटी से है, वह सीनियर है और अभी ग्रेजुएट नहीं हुई है। तुम दोनों यंग हो, शायद तुम्हारे सिमिलर हॉबीज हों, इसलिए ज्यादा कम्युनिकेट करना। वह बूढ़ा लोमड़ी फिर से चाल चल रहा है। बगल में बैठी लियू मांगलू ने भौहें चढ़ाकर सोचा, वह सुशु वेई को चेनजोंग से वीचैट पर दोस्ती करने के लिए कह रहा है। उसके जैसा कैच नेटवर्क बनाने में कभी बुराई नहीं। बूढ़े लोमड़ी ने आखिरकार अपनी पूंछ दिखा दी। बगल में बैठी लियू मांगलू ने भौहें चढ़ाकर सोचा, वह कहता है कि यह बिजनेस के बारे में नहीं है, लेकिन सब कुछ बिजनेस है। ये लड़की साफ तौर पर अभी भी वर्जिन है, उसे कनेक्ट करने के लिए मजबूर करना बेसिकली पिंपिंग है। ग्लास पकड़े हुए वह शियाओई लड़का लड़खड़ाता हुआ कमरे में घुसा और चिल्लाया, वानजोंग, मैं आपको टोस्ट करने आया हूं। जुआन रेनाइन ने खुशी से कहा, शियाओ, तुम बहुत काइंड हो। उसने उसे इंट्रोड्यूस करने का मौका लिया, ये मेरा नेफ्यू है, लिंग गुआंग याओ। जुआन रैंडन ने अपने नेफ्यू से कहा, ये चेनजोंग है, एक्चुअली तुम्हारी ही एज का है, क्यों ना तुम उसे टोस्ट करो और उससे जान पहचान बढ़ाओ। लिंग गुआंगु याओ ने सिर हिलाया, ओके ओके। उसने मन ही मन सोचा, अंकल जुआन मुझे इस वीआईपी से इंट्रोड्यूस करा रहे हैं, वह जरूर मेरे बारे में हाई सोचते होंगे, और अंकल जुआन खुद उसका वेट कर रहे हैं, तो उसके पास जरूर बहुत सारा पैसा होगा। डेफिनेटली जानने लायक आदमी है, रियलिटी में शायद यूजलेस हो, लेकिन पार्टियों में शो ऑफ करना उसे बहुत पसंद है। वह मुस्कुराता हुआ आगे बढ़ा, हेलो चेन। चेन युआन के शॉक्ड चेहरे से उसकी बात कट गई। चेन युआन, ये यहाँ क्या कर रहा है? चेन युआन मुस्कुराया, अपना ग्लास उठाया और कहा, चलो एक ड्रिंक लेते हैं। लिन गुआंग याओ हकलाया, कंफ्यूज्ड। चेन युआन, अंकल वान का वीआईपी क्यों है? अंकल वान चाहते हैं कि मैं उसे टोस्ट करूं। क्या ये ऐसा नहीं है जैसे मुझसे चेन युआन के बदबूदार पैर चाटने के लिए कहा जा रहा हो? नो वे, एब्सोल्युटली नॉट। जुआन रेनाइन ने उनके अजीब एक्सप्रेशंस नोटिस किए और पूछा, चेनजोंग, शियाओ मेओ, क्या तुम दोनों एक दूसरे को जानते हो? चेन युआंग ने शांति से जवाब दिया, हम मिले हैं शायद। जुआन रेनाइन ने लिंग गुआंग याओ के कंधे पर थपकी दी, हंसते हुए, कितना कोइंसिडेंस है शियाओ मेओ, तुम्हें शायद यह नहीं पता होगा,
लेकिन तुम्हारे इस दोस्त ने लू सिटी में चिंगशू लेक विला खरीदा है और हमारे साथ उसे रेनोवेट करने में 20 मिलियन और खर्च किए हैं। इस इन्फो ने लिन गुआंग याओ का चेहरा बिचका दिया। क्या? उसे यकीन नहीं हो रहा था। उस गंवार ने एक विला खरीदा और रेनोवेशन पर 20 मिलियन खर्च किए। चेन युआन के पास कितना पैसा है? क्या उसका परिवार अफ्रीका में हीरे की खदानें चलाता है? चेन युआन अब उसकी नजरों में एक बड़ा शॉट था और वह सिर्फ एक चींटी। लिंगुआंग याओ ने सोचा, अंकल जुआन जिसे मैं इतना खुश करने की कोशिश कर रहा हूँ एक्चुअली चेन युआन को खुश करने की कोशिश कर रहे हैं। एक पल में चेन युआन और मेरे बीच का गैप इतना बड़ा हो गया है। सिचुएशन रियलाइज करते हुए उसने सोचा, छोड़ो यार, मैं चाट लूंगा। अगर अंकल जुआन चाटना चाहते हैं तो मैं भी चाट लूंगा। क्या बड़ी बात है? ये कहकर वह झुका और चेन युआन से ऑब्सिक्वियसली बोला, क्या कोइंसिडेंस है? कांग्रेचुलेशंस, कांग्रेचुलेशंस। ओह नो, मुझे अब आपको चेनजोंग कहना चाहिए। 3 घंटे बाद जुआन रेनाइन ने सजेस्ट किया, चेनजोंग क्या आप बार चलना चाहेंगे या थोड़ा कराओके करना चाहेंगे? चेन युआन ने खुशी से लियू मांगलू की तरफ मुड़कर पूछा, कोच लू आप आ रही हैं? लियू मांगलू हिचकिचाई, सोचते हुए, मैंने ये फिगर डिसिप्लिन से पाया है। मुझे देर रात तक ड्रिंक करने की आदत कभी नहीं रही। लियू मांगलू की हिचकिचाहट देखकर चेन युआन ने कहा, शायद आपको नहीं जाना चाहिए। जल्दी सोना, जल्दी उठना सेहत के लिए अच्छा है। लियू मांगलू ने सुई वेई की तरफ देखा, सोचते हुए, अगर मैं नहीं गई तो चेन युआन कहीं उन दूसरी लोमड़ियों के चक्कर में न पड़ जाए। अगर और लोमड़ियां मांस बांटने आ गईं तो मुझे कम खाने को मिलेगा। आखिरकार अगर वह चेन युआन के आसपास नहीं होती और वानजोंग की पर्सनैलिटी को देखते हुए अगला स्टेप चेन युआन को खूब पिलाना होगा, फिर सुशु वेई और चेन युआन को एक होटल भेजना होगा। इसके अलावा खाने के दौरान यह साफ दिख रहा था कि नशे की हालत में चेन युआन के सुजू वेई के लिए फीलिंग्स थीं। चेन युआन डेफिनेटली खुद को कंट्रोल नहीं कर पाएगा। लियू मांगलू के दिमाग में रोमांटिक सीन घूमने लगे। सिर्फ यह सोचते ही उसकी आंखें दृढ़ हो गईं और उसने सोचा, नो वे, अगर वे उस हद तक गए तो मुझे कुछ नहीं मिलेगा। यह कहकर वह अचानक खड़ी हो गई, अपना हाथ ऊपर उठाया और डिक्लेयर किया, मैं जा रही हूँ, मुझे डेफिनेटली जाना होगा। अब इससे आगे क्या होगा देखेंगे अगले एपिसोड में। तब तक वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।